बस ये कि हमारे स्टार्टअप से ज्वाइन करिए तो हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं अपने सेशन में। जो ऑडियंस हमारे साथ है, स्टार्टअप्स हमारे साथ है, उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ डॉक्टर गुलफाम का। डॉक्टर गुलफाम जो है वो है फाउंडर हैं स्किल रिलेटेड के। ये पाकिस्तान बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, ई कॉमर्स ट्रेनिंग और इंक्यूबेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। इससे पहले भी माशाल्लाह डॉक्टर साहब का काफ़ी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस रहा है और बहुत रिनोन्ड है फॉर एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम एज एन स्पेशलिस्ट। और डॉक्टर साहब ने जो है वो एज एन मेंबर ऑफ बोर्ड डायरेक्टर हैं आइस के इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के। इससे पहले डॉक्टर साहब ने सर्व किया है बाइकॉन को। बाइकॉन जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर था नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, वहाँ पे। और वहाँ से भी माशाल्लाह काफ़ी स्टार्टअप्स को मेंटर भी किया, ट्रेन भी किया। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में इनका काफ़ी रोल है। मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम किया है, इंटरनेशनल एनजीओ के साथ भी काम किया है। तो आज जो डॉक्टर साहब जो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, वो स्केलेबिलिटी के हवाले से बात करेंगे कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए स्केलेबिलिटी कैसे है। तो डॉक्टर साहब ओवर टू यू। आप अगर कोई चीज़ अगर मैंने मिस की हो इंट्रोडक्शन में तो प्लीज़ उसको भी हाईलाइट कर दीजिएगा, एंड देन यू कैन फॉर्मली स्टार्ट द सेशन। जी, मे आई प्रोसीड। जी बिल्कुल, श्योर। ठीक है। थैंक यू काफा एंड थैंक यू सईदा यसरब। अगेन आई थिंक इट्स 8th और 9th ईयर के जब से मैं कहावा से और हसन सैयद से जो है वो कनेक्टेड हूँ, और असगर और एनआईसी की टीम और हैदराबाद से भी। मेरी जो आज के सेशन है, इट इज अबाउट द स्केलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी इन अर्ली स्टेज। सो जब ये वाला टॉपिक मुझे दिया गया तो मेरे माइंड में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये आया कि अर्ली स्टेज के अंदर, जैसे काफा ने बताया कि हम लोग स्किल्स क्रिएटर में, जिसको पहले एक्सट्रीम कॉमर्स इंक्यूबेशन नेटवर्क भी कहते थे, हमारे पास तकरीबन हम लोगों ने 2.25 लाख लोगों को ऑनलाइन ट्रेन किया है। 70,000 के अराउंड हमारे पास फिजिकली इंक्यूबेशन के अंदर लोग आए हैं अक्रॉस 5 इंक्यूबेटर्स पिछले 5 साल के अंदर। अगर हम पाकिस्तान को ओवरऑल देखें तो एक बहुत बड़ा चैलेंज, अगर मैं टेक के हवाले से देखूं, अभी दुनिया की जो है टोटल जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं ग्लोबली हम बात करते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो 4.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की है। पाकिस्तान की जो टोटल आईटी एक्सपोर्ट का शेयर है, मार्केट शेयर है, वो 0.05% है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सादा अल्फाज में बात करूं कि $2,000 अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री को आईटी की मद में देती है, तो पाकिस्तान को $2,000 में से $1 मिलता है उस। और इट कवर्स एवरीथिंग। बेशक हम फ्रीलांसिंग की या उसकी बात करें, तो यही हमारा मार्केट शेयर जो है जब हम बात करते हैं दुनिया में। और वो इम्पोर्टेंट है बताने के लिए कि हमें प्रॉब्लम्स कहाँ आ रहे हैं। जब भी हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की तो हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हम फ्रीलांसिंग में दुनिया में चौथे नंबर के ऊपर हैं, लेकिन और इंडिया जो है वो 8वें नंबर पे है। लेकिन हमारी टोटल मार्केट शेयर क्या है? हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो कितने बिलियन डॉलर की हैं फ्रीलांसिंग के अंदर, और इंडिया की कितनी? तो उसमें भी ऑलमोस्ट 0.35 टू पॉइंट जो है वो 5 तक का मार्जिन जो है वो आ रहा है। तो हम लोग फ्रीलांसिंग में भी, अगर आप टोटल अगर इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट की बात करें, फ्रीलांसिंग की नहीं आईटी एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसमें अगर आप देखें तो उसमें टोटल जो हमारे पास मार्केट शेयर है वो हमारे पास सिंपल जो है। एम आई ऑडिबल राइट काफा? बिकॉज यहाँ एक ऑप्शन आई थी तो बस। जी जी, आप ऑडिबल है। ठीक बस है। रिक्वेस्ट आ रही सो थी ऑडियंस की तरफ से कि अगर आप अपना कैमरा भी ऑन करें, आपको देखना भी चाह रहे हैं ऑडियंस। ओके ओके, लेट मी। थैंक यू। अच्छा, यही रिक्वेस्ट मैं ऑडियंस से भी करूंगा कि अगर आप लोग सब अपने कैमरा ऑन कर लें तो एक अच्छा है कि आप लोगों की अच्छी नेटवर्किंग इंटरेक्शन अच्छा रहता तो इज इट ऑन नाउ? है। जी जी सर, परफेक्ट। ओके, यू क्योंकि कैन आई गो। थिंक मेरे ऑप्शन में पहले भी ऑन आ रहा था, लेकिन मैं फिर उसको दोबारा किया। ओके। सो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम मार्केट शेयर्स की बात करें, तो अगर आप मार्केट शेयर्स के हवाले से भी देखें तो हमारे पास जो फ्रीलांसिंग है वो 0.35% ऑफ दी टोटल इंडियन आईटी एक्सपोर्ट्स जो है वो बनती है। अब अच्छा, रीजन क्या है? रीजन ये है कि अभी तक अगर आप मार्केट में नाम लें ग्लोबली, तो पाकिस्तान का कोई एक ऐसा आईटी का प्रोडक्ट नहीं है, ये एप्लीकेशन नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिस जिस आप तमाम ये लोगों से मरियम रिक्वेस्ट है, अगर आप मरियम म्यूट प्लीज कर लें अपना माइक्रोफोन अपने म्यूट माइक्स करिएगा। तो।
आई विल बी ग्रेटफुल जी। जी सर, सो बिल्कुल। थैंक यू। सो कोई भी ऐसी हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है जो बेशक SaaS बेस हो या किसी भी मॉडल से चल रहे हो, तो उसमें दो एक एलिमेंट है। वन एलिमेंट जो है वो माइंडसेट का एलिमेंट है। वरना हमारे पास होता है ना, हम कहते हैं कम है ज्यादा है, हमारे पास टेक्निकली है ही नहीं। अगर मैं बात करूं 99.99% पाकिस्तानी से जो कि टेक में भी हैं, वो भी नाम नहीं ले पाएंगे कि कौन सी हमारी ऐसी सॉफ्टवेयर है या एक ऐप है जैसे ओडो है या दूसरी हैं जो दुनिया में चल रही हैं। मोस्टली वो जो भी SaaS बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया से आती हैं, लेकिन पाकिस्तान की कोई ऐसी नहीं है जो कि ग्लोबली जो है वो मूव कर रही है। रीजन क्या है? रीजन इज वन, एक हमारा एटीट्यूड भी है, और दूसरी हमारा जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन का चैलेंज है कि हम जब भी किसी भी चीज़ को, आइडिया को परसीव करते हैं, तो हम किस लेवल के ऊपर देख रहे होते हैं, नहीं देख रहे। तो मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो तीन कंपोनेंट्स के ऊपर जो बेस करती है। पहली बड़ी सिंपल है कि अगर हम लोग सिर्फ कंसेप्चुलाइजेशन को अंडरस्टैंड कर लें और क्या इन सवालों के जवाब हमारे पास हैं या नहीं, देन जो सेकंड कंपोनेंट है, इट इज मेनली बेस्ड अपॉन स्केलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी एट स्टार्टअप स्टेज, और उसमें कुछ क्वेश्चंस और कुछ एरियाज को मैंने किया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, that covers the overall some business model that are important to consider as a at the startup phase or stand up phase, ठीक है ना, and they are important for the overall the scalability and the growth hacking। तो अब जब ग्रोथ हैकिंग स्टेज को कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे होते हैं या उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, और ग्लोबली सिलिकॉन वैली के अंदर लोग कौन से ऐसे मॉडल्स को, या इवन हम अगर अब तो इंडिया की भी बात कर लें, तो कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जिनको फॉलो करते हैं, जिनकी बेसिस के ऊपर वो स्केल करते हैं। तो वन इज, ठीक है हम लोग बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, लेकिन दूसरा ये है कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। सो अगर कहीं भी क्वेश्चन है तो आप लोग माइक ऑन करके स्ट्रेट मुझसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हैं, रादर देन कि आप लोग हैंड रेस करें और वो पूछें। मुझे लगता है कि हमारी स्ट्रेंथ या साइज बहुत ज़्यादा नहीं है, और आप जहाँ भी मुझे स्टॉप करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, हम उसको लेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि इंटरेक्टिव सेशन हो, ऑनलाइन के अंदर थोड़ा सा डिस्कशन की तरफ अगर आए तो जो है ट्रैकिंग नहीं है। देन अगर हमारे साथ कोई मॉडरेटर मौजूद है कहाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो बेशक वो हेल्प आउट करते हैं मॉडरेट करने में, बेशक इन केस अगर क्वेश्चन आंसर जो है हमारे पास हो। श्योर, सो बिल्कुल। कुछ ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस हैं जिनका हमें आंसर करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें से सबसे पहले तो ये है कि क्या हमें जो है अपनी मार्केट प्लेस का पता है, जिस मार्केट के अंदर हम लोग अपना बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं उसकी हमारे अंडरस्टैंडिंग जो है वो कितनी है। और हमें क्या ये पता है कि हमें इज दिस अ राइट मार्केट, क्या मार्केट पोटेंशियल भी है, क्या अगले 5 साल 10 साल भी वो मार्केट पोटेंशियल रहेगा। आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी सी इज के जो अभी चल रहा होता है हम उसकी बेसिस के ऊपर अपने पूरे के पूरे आइडिया को कंसीव करते हैं। और खासतौर पे ये जो स्टार्टअप वाला आइडियाज हैं ये तो कंसीव होते हुए, ट्रांसफॉर्म होते हुए 2 2 3 3 4 4 साल लेते हैं, और उसके बाद आते हैं, बिकॉज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि हमने एक यूनिकॉर्न के अंदर उसको ट्रांसफॉर्म करना है। और अगर आप इंडिया को भी देखें तो पहला यूनिकॉर्न तो 2016 में बना, और अब आप देखेंगे वो यूनिकॉर्न्स की लाइन लगी हुई है। तो इट इज नॉट इजी टू अचीव दैट टारगेट इवन ग्लोबली भी, लेकिन द गुड थिंग इज कि वंस इट इज बीइंग अचीव्ड बाय समवन, तो इसका मतलब है कि वो एक पूरा इकोसिस्टम भी इवॉल्व हो रहा होता है जिसके बाद वो चीज पॉसिबल होती है। तो फिर एक सीरीज ऑफ सक्सेस जो है वो मिल मार्केट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज कैसे होती हैं, ये इसको अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि अब AI का दौर है, इंफॉर्मेशन की एक्सेस है। तो आज से 5 10 साल पहले जो सी चीज़ें मुश्किल थी अब वो आसान है। अगर आज उन मार्केट डायनामिक का हमें नहीं पता तो वो हमारा कसूर है। और तमाम स्टार्टअप्स के स्टूडेंट्स को फ्यूचर का स्टूडेंट होना बड़ा जरूरी। अगर वो फ्यूचर को, अच्छा फ्यूचर ग्लोबली एक सब्जेक्ट है, पाकिस्तान में भी आई एम द पार्ट ऑफ अ थिंक टैंक जो कि फ्यूचर के ऊपर काम करता है। और फ्यूचर 60 मेथडोलॉजीज हैं जो जिसकी बेसिस पे हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। तो फ्यूचर इज नॉट समथिंग कि जी नजूमी को पता होगा कि आगे क्या होने वाला है। देयर आर मैथडोलॉजीज, इट इज फुल फ्लेज डिग्री प्रोग्राम्स जिसके अंदर PhDs की होती हैं, और आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर 60 मैथडोलॉजीज हैं। थैंक्स टू ChatGPT आपको किसी बुक के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन सी कि अगर ये वाली चीज़ है तो किस बेसिस के ऊपर मैं हम उसको मेजर कर सकते हैं। देन कस्टमर नीड्स एंड वांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि वो कैसे चेंज होती हैं। मैं आपको इंटरेस्टिंगली इतना ज़्यादा
रिलेट कर सकूं अपनी ई कॉमर्स इंडस्ट्री से, कि हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर प्राइवेट लेबल्स लॉन्च करते हैं, मेनली अमेजोन वगैरह के ऊपर। अब अमेजोन के ऊपर प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं, और एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव किसी एक इंडिविजुअल को उस प्राइवेट लेबल को, अपने ब्रांड को लॉन्च करने के बाद ये होता है कि वो उसको फ्लिप कर देगा। और फ्लिप का मतलब ये है कि वो उसको 24 मंथ्स के रेवेन्यू के ऊपर, या 30 मंथ्स के रेवेन्यू के ऊपर, या 36 मंथ के रेवेन्यू के ऊपर जो है वो सेल आउट कर देगा। और क्योंकि उसकी सेल्स बढ़ रही होती है, इस वजह से उसको ये लग रहा होता है कि हाँ बस ठीक है, थोड़ी सी और सेल्स बढ़ जाए, थोड़ी सी और बढ़ जाए, तो आपके पास बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे लाइक फ्लिपर, empire.com है, तो वहां जाके आप उनको रेट लगा सकते हैं, और आपकी जो है एलिमेंट्स जो है वो सेल होना जो है वो शुरू हो जाता है। अच्छा, अब इन तमाम की तमाम जो हैं वो सिचुएशंस के अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज कि आपने ये गेज करना है कि क्या आप R&D कर रहे हैं, क्या आपको कस्टमर की नीड्स और वांट्स का पता है। कोई मार्केट के अंदर आपसे बेहतर R&D करके उस कस्टमर्स के नीड को आपसे पहले तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा। तो हम जब कहते हैं कि हमारी 3-4 साल हम लोग एक सेल्स का ट्रेंड दिखा लें और उसके बाद हम उसको बेच देंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज हमारी R&D नहीं होती और दूसरों की R&D होती है, तो पता चलता है कि कोई और कंपटीटर आया, उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और लोगों ने अब उसका प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया, हमारा प्रोडक्ट नीचे चला गया। वो जो चेंजेस हैं और उसमें जो पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है और बहुत तेजी के साथ आ रहा है और कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस है वो होने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में जब बाहर से लोग आते हैं और हम उनको देखते हैं, तो उनका 66%, 70%, 50 to 55% जो मेनली ओवर टाइम से जो बजट का वो होती है, कंपोजिशन होती है, दैट इज बेस्ड अपॉन R&D। तो R&D डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, लेकिन वो लोग उसी की बेसिस के ऊपर खड़े होते हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर आप देखें, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पूरी की पूरी बजटिंग करते हैं, तो नॉर्मली R&D को उस हवाले से इन्वॉल्व उस हवाले से नहीं कर रहे होते। और बिकॉज आप एक आइडिया के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट पे नहीं कर रहे होते स्टार्टअप्स में, बट स्टिल क्या वो आइडिया जो है अगले आने वाले सालों के अंदर डिस्टरप्ट होगा या वो डिस्टरप्ट करेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या नई इन्वेंशंस आ रही हैं और उसकी बेसिस के ऊपर हम क्या लेवरेज कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपने लेवरेज कर लिया तो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, ना किया तो वो आपके लिए थ्रेट बन जाएगा। वो कौन से इनोवेटिव आइडियाज हैं, इनकी ऑफरिंग्स क्या हैं, और हम लोग जो हैं अपनी ऑफरिंग्स में दूसरों से सुपीरियर किस तरीके से हैं या हो सकते हैं। कौन सी ऐसी एडिशनल वैल्यू है जो हमें लगता है इस आइडिया के बेसिस के ऊपर हम लोगों को दे पा रहे हैं, और दूसरे हमारे जो पोटेंशियल कंपैटिटर्स हैं या कंपैटिटर्स जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, या अगर बिग प्लेयर्स हैं, वो नहीं दे रहे। बिकॉज इधर द प्रोडक्ट की जो सिंपल डेफिनेशन है, दैट इज solution of the problem. It can be an idea, it can be a service, it can be a product, but and the simplest definition is the solution of the problem is a product. So आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है, क्या वो कस्टमर को के प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉल्व कर रहा है, या कंपटीशन में कोई और ऐसा कॉम्पिटिटर है जो कर रहा है। और इन तमाम सवालों के जवाबों को लेने के लिए आपके जो अप्रोच इस्तेमाल होती है, जिसको मैं प्रेफर करता हूँ, वो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव दोनों अप्रोचेस हैं। आपके पास डिडक्टिव अप्रोच में आप किसी भी चीज को एज अ फंडामेंटल के तौर पे, लॉ के तौर पे, यूनिवर्सल लॉ के तौर पे लेते हैं, एंड देन आप उसकी बेसिस पे करते हैं। इंडक्टिव अप्रोच के अंदर आप पूरी की पूरी मार्केट रिसर्च करते हैं, डाटा गैदर करते हैं, तमाम प्लेयर्स के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि वो क्या 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 कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब भी आप डिसीजन लेने लगें, तो उसके जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन से जो है वो डिसीजंस जो है वो लेना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो तमाम की तमाम असेसमेंट हैं अपने बिजनेस की, वो एक कॉन्टिन्यूस असेसमेंट के तौर पर होनी चाहिए, जहां आपको पता होना चाहिए कि आपका मेनली प्रोडक्ट्स क्या हैं, और आप उसको जो है एनालाइज और एसेस करते रहें, इम्प्रूव करते रहें। प्रोसेसेस क्या हैं, अपने स्टेक होल्डर से फीडबैक लेना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। बिजनेस लीडर से, जो कि उस स्पेसिफिक डोमेन के जो हैं वो गुरु हैं, उनसे लेना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं ये कहता हूँ, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ, जब भी आप एडवाइस लें या डिसीजन लें, तो किसी एक स्टेक होल्डर को या किसी एक इंडिविजुअल को अपना मेंटोर या एडवाइजर या गुरु ना माने। बिकॉज हर बंदे की अपनी अपनी एक स्पेशलाइजेशन हो। तो आप उसके कस्टमर एंड के ऊपर कोई और एक्सपर्ट होगा, प्रोसेस एंड के ऊपर कोई और एक्सपर्ट होगा, उस आइडिया के ऊपर कोई और एक्सपर्ट होगा,
बिजनेस के ऊपर कोई और एक्सपर्ट होगा, तो हर बंदे की अपनी एक डोमेन होगी। और आपका काम है कि आप तमाम लोगों के आइडियाज को लें, और रिसेप्टर को, और उसके बाद आप एनालाइज करें कि हु आई एम, व्हाट इज माय प्रोडक्ट, व्हाट इज माय आइडिया, व्हाट इज माय स्टार्टअप, और ये तमाम के तमाम इनपुट्स आई हैं, उनमें से कितनी मेरे लिए वैलिड हैं, कितनी नहीं है, कितनों को मैं इंकॉर्पोरेट कर सकता हूँ, और कितनों के हवाले से मैंने जो है वो कॉन्शियस जो है वो रहना है। और फिर देन उसमें 360 डिग्री आता है कि आपके पास ऑपरेशंस भी हैं, आपके पास फाइनेंसिस भी हैं। क्या आप जो हैं जिस एरिया में जा रहे हैं, हो सकता है कि आपकी टीम भी गए, आपके आसपास वाले लोग भी गए कि बहुत अच्छा है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन जो मार्केट है या तो वो सेचुरेट हो चुकी हो, या वो राइट टाइम ना हो, या जो पीक टाइम है आपने उसके ऊपर वो शुरू किया और आगे जाके उसका अगर डिक्लाइन आ रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें रियलिस्टिक एक पिक्चर के बेसिस के ऊपर उसको जो है वो देखना है, और ये देखना है कि मार्केट जो है वो डिसरप्ट तो नहीं हो रही, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, और क्या आप में ये एबिलिटी है कि आप उसको फोरकास्ट कर सकते हैं। जो फ्यूचर सिनेरियोज हैं उनको आप विजुलाइज कर सकते हैं, आप उनको प्लान कर सकते हैं, उसके मुताबिक स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और आपके पास कुछ सॉलिड assumptions हैं या नहीं। सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम लोग ये देख रहे थे कि ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जब आप बेशक स्टार्टअप को स्टार्ट करने लगे या अर्ली स्टेज में हो, बेशक वो स्टैंड अप स्टेज है या स्टार्टअप स्टेज है, कंसेप्चुलाइजेशन का स्टेज है, या आप पायलट करने के लिए जा रहे हैं अपने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का, इन दोनों स्टेजेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन चीज़ों की क्लैरिटी है। अगर किसी भी चीज़ की क्लैरिटी, इन चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है, तो फिर आगे जाके वो स्केलेबिलिटी वाला एलिमेंट तो पॉसिबल नहीं। हमने ये देखा है कि अक्सर जो स्टार्टअप्स हैं पाकिस्तान में, जितना भी मेरा इंक्यूबेशंस का एक्सपीरियंस रहा, उसमें देयर मेजर फोकस इज ऑन द आइडिया, और वो ये कहते हैं कि आइडिया बहुत अच्छा है। यही चीज़ हमने पाकिस्तानी, जैसे मैंने कहा, सॉफ्टवेयर हाउसेस में देखा है कि एक वो बंदा जो सॉफ्टवेयर हाउस बनाता है वो टेकी या टेक से भी होता है, तो उसकी ऑब्सेशन होती है टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर, और उसको ये लगता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये मैंने बनाया है बिकॉज ये मार्केट की जरूरत है, तो हर कोई इसको लेगा। और बाद में पता चलता है कि अगर आप देखेंगे तो शायद पाकिस्तान में जितने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनसे ज्यादा प्रोडक्ट्स उनके पास जो हैं वो बने हुए हैं, जो कि अगर लाखों में नहीं तो हजारों में होंगे। और आपके पास 80-90% जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ शेल्फ हुए हुए हैं, उनका कोई यूजर नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो बिजनेस एलिमेंट है उसको वहाँ इंकॉर्पोरेट करना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब हम अक्सर लोगों से बात करते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को सेल करें और SaaS बेस्ड मॉडल पे करें, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के तौर पर करें, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मेरी तो इतनी ज़्यादा कॉस्ट लगी है, मुझे तो फायदा कोई नहीं। सो वो जो एक जो बिजनेस माइंडसेट है उस एंगल से भी जो देखना है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे लिए स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है मेनली। सो उसको हम तीन एलिमेंट्स के हवाले से देखते हैं। वन इज कि मेरी जो कॉस्ट है और मेरे जो एक्सपेंसेस हैं उनका जो टोटल डिफरेंस है, वो क्या आएगा कि मैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, और उस रेवेन्यू में से मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, और जो प्रॉफिट है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो क्या। सो अगर मेरे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मेरे एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, तो मैं तो शायद प्रॉफिट जो है वो नहीं जनरेट कर पा रहा। तो हम जब भी प्रॉफिट्स को देखते हैं या रेवेन्यूज को देखते हैं तो वो वर्सेस कॉस्ट देते हैं। अगर हमारी ग्रोथ में कॉस्ट कम हो रही है परपेचुअली और हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन से ज्यादा जा रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, हमारी ग्रोथ हो रही है और हम स्केलेबिलिटी की तरफ जो है वो जा रहे हैं और वाइबल है। अच्छा, वो जैसे जैसे वो हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो प्रॉफिट मार्जिन जो हैं, क्या वो प्रॉफिट मार्जिन भी सस्टेनेबल हैं, या किसी एंड के ऊपर जाके उनके अंदर द एलिमेंट ऑफ डिक्लाइन जो है वो मिलेगा। तो स्केलेबिलिटी को अगर हम देखें तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। आपके पास एफिशिएंसी है या नहीं है, एंड एफिशिएंसी को हम मोस्टली टाइम के हवाले से देखते हैं, या आप उस एफिशिएंसी को आप जो है अगर कॉम्बिनेशन में देखें कैपेसिटी को और एफिशिएंसी को, तो उसको कलेक्टिवली आप प्रोडक्टिविटी भी कह सकते हैं, कि प्रोडक्टिविटी इनटू फ्लेक्सिबिलिटी। और देन द सेकंड इज आपकी कैपेसिटी, क्या आपकी वो एबिलिटी भी है तो आप कर सकते हैं। एक चीज है कि आपने वो चीज जो है कितनी एफिशिएंट बनाई है, कितनी वो मार्केट या कस्टमर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, और वो आप कितने कम टाइम के अंदर कितनी इफेक्टिवली उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं।
एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या उस पूरे बिजनेस मॉडल में फ्लेक्सिबिलिटी है, ताकि अगर मार्केट नीड्स के मुताबिक अगर कोई चेंज आती है तो आप उस चेंज को अडॉप्ट कर सकते हैं या अडेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये देखें कि अगर आप टेक्सटाइल की एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपका जो बिजनेस मॉडल है उसमें क्या आपका मॉडल फॉर एग्जाम्पल खाड़ी की तरह है, या आपने कहा कि नहीं ठीक है, जितनी भी मिल्स होंगी, फैक्ट्रीज होंगी, वो मेरी होंगी, और आपकी वीविंग है, स्पिनिंग है, आपकी जो टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, सो आपका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसमें आप ये करेंगे हम खुद ही करेंगे। या फॉर खाड़ी की तरह पता चले कि आप सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग और मार्केटिंग के ऊपर फोकस करें, कोई एक भी फैक्ट्री जो है वो आपकी नहीं है, और आपके पास ऐसे लोग मौजूद हैं कि अगर आपको अपने बिजनेस को स्केल करना है तो या तो आप उनकी स्ट्रेंथ या कैपेसिटी को एनहांस कर सकते हैं, या फिर आप और लोगों को ऑन बोर्ड जो है वो लेके आ सकते हैं। फिर एक बहुत बड़ा जो सवाल है, और मुझे लगता है कि स्टार्टअप्स में तो हमेशा हम क्योंकि स्केलेबिलिटी को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि अगर हमें बहुत ज़्यादा स्टार्टअप से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अगर उसमें एक एलिमेंट ऑफ स्केलेबिलिटी नहीं है। सो द क्वेश्चन that comes to our mind, or must or should come to our mind, is that can my business handle 10x demand tomorrow? If it is yes, तो बहुत important है. If it is not, so is there any possibility within my business model that I can go to the 10x demand? And tomorrow doesn't mean tomorrow, but it means maybe in the next quarter or in the next year. सो उसका वो जो एलिमेंट है एक्सपेंशन का, वो उसका उसमें क्या मार्जिन। इस सवाल के जो जवाब है हम उस वक्त तक नहीं दे सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि हमारे बिजनेस में बॉटलनेक्स क्या है। क्योंकि हमें पेरेंटली लग रहा होता है तमाम चीजें सही हैं, लेकिन जब तक हम पायलट नहीं करते, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट नहीं बनाते, उसको इंडस्ट्री तक नहीं भेजते, कस्टमर तक नहीं आता, तो हमें उसके हिकअप्स का नहीं पता चलता। और आगे जाके जब मैं बिजनेस मॉडल की बात करूंगा तो आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ डिजाइन थिंकिंग और अमेजोन, जहां आप देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है कि इन तमाम की तमाम चीज़ों पे स्केलेबिलिटी से पहले होमवर्क करना। देन और इट कैन बी इन द टेक्नोलॉजी और द सप्लाई चेन और द स्पोर्ट और द ओवरऑल बिजनेस मॉडल। इसके लिए आपकी इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग भी होनी बहुत जरूरी है, और बिजनेस की भी होनी बहुत जरूरी है, और टेक्नोलॉजी की भी होनी बहुत जरूरी है। देन आपके पास इट इज इलास्टिक वर्सेस फिक्स कैपेसिटी। अगेन, जैसे मैंने आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की है कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करने के लिए, जैसे अब पाकिस्तान के पास बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी आई है, और हमारे पास जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो 5 बिलियन यूएस डॉलर्स को उन्होंने दोबारा जो है वो क्रॉस किया, और आईटी से दोबारा एक दफ़ा ऊपर चली गई। सो क्या वो हमारे पास वो पोटेंशियल है कि एक दफ़ा फैक्ट्रीज बंद हुई हैं और पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर दोबारा इट इज़ ऑन द राइज? सो क्या फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है उसमें, इलास्टिसिटी है या नहीं है उसमें, अगर एब्जॉर्ब करने की या एक्सपेंशन के पोटेंशियल है या नहीं है, या इट इज़ वेरी फिक्स। देन और उसी को हम अगर आप देख लें तो स्ट्रेस टेस्ट भी कहा जा सकता है, ताकि हम जो भी हाई डिमांड आती है क्या हम उसको इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या हमारा जो बिजनेस है वो उसको मार्जिन करता है या नहीं करता। Then the next question that should come to in our mind is that will my margins improve or erode as I grow? That's the most important, because हम हमारा जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के गिर्द घूमता। तो इट इज़ नॉट सोशलिस्ट इकोनॉमी। अगर आप सोशलिज्म में देखेंगे तो उसकी इकोनॉमिक्स भी डिफरेंट होगी, उसकी बिजनेस भी डिफरेंट होगी, उसकी अप्रोच भी डिफरेंट होगी। एंड टुडे सेशन इज नॉट ऑन फोकसिंग विच अप्रोच इज राइट एंड विच अप्रोच इज रॉन्ग, लेकिन पाकिस्तान, हमारी तमाम बुक्स, हमारा तमाम लिटरेचर, हमारी तमाम अंडरस्टैंडिंग जो है वो कैपिटलिस्ट इन्वायरमेंट के मुताबिक है। एंड आप ये समझते हैं कि अमेरिका, यूरोप एंड यूके के मोड के ऊपर हम लोग चलते हैं, नॉट ऑन दी रशिया और द चाइना। और वहाँ जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है फॉर एनी बिजनेस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो अगर वो प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज हो रहा है तो हम हमेशा बुक्स में पढ़ते हैं, अगर आप बीबीए एमबीए में करें तो पहले सेमेस्टर में आपको शायद पहले चैप्टर में ये लिखा जाता है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो अगर वो प्रॉफिट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, बिल्कुल ठीक है। अगर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, उसका ये पोटेंशियल नहीं है, तो फिर चीज़ें जो हैं वो चेंज होता है।
तो उसमें हमारे लिए उस मार्जिन को देखने के लिए ये है कि क्या इकोनॉमी ऑफ स्केल मौजूद है, या हम उसको इकोनॉमी ऑफ स्केल क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट मौजूद है, या किसी बिजनेस इंटरवेंशन के जरिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और हमारे पास जो बल्क परचेजेस हैं, क्या वो भी हम लोग कर सकते हैं या हमसे कोई कर सकता है। और इसी तरीके से अगर हमने उनको इन केस अवेलेबिलिटी नहीं है तो क्या मार्केट में वो लिक्विडेट हो जाएंगी या नहीं होंगी, और टोटल हमारा जो नेट डिफरेंस है किसी भी सिचुएशंस के अंदर जो है वो क्या आएगा, और हमारे पास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो कॉस्ट है वो किस हद तक रेज हो सकती है किसी भी हवाले से। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शंस के बाद अभी जो टैरिफ वाली सिचुएशंस हुई है, और उसके अंदर अभी इंडिया को भी ये कहा गया है कि रादर देन going to the war in some situations, the most important element is to focus on your economy because we want you to compete the China and we want to rely more upon you as compared to China. So we are going to increase their tariffs and this is a high opportunity. So आप अपनी पूरी focus और जो concentration है वो इस side पे करें rather than उस side पे करें। और अपेरेंटली मुझे लगता है कि उनको ये वाली बात जो है वो समझ आती है ऑब्वियसली। धंधे की बात जो है वो इंडियंस को हमसे कहीं गुना ज्यादा बेहतर समझ आती है। सो स्केलेबिलिटी में जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, नॉर्मली हम ये कहते हैं कि दो ही चीज़ें हो सकती हैं। या आपने अगर टेस्ला बनानी है तो इसका मतलब है कि दुनिया में हर बंदे के पास टेस्ला होनी चाहिए। आपने विंडोज बनानी है तो बिल गेट्स की तरह आप ये कहें कि आई वांट टू हैव माय विंडोज ऑन एवरी लैप ऑफ एन इंडिविजुअल अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट मस्ट बी द विजन। या आप ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसकी वजह से आपके जो कस्टमर है वो रिटेन्ड रहे, वो वन टाइम ना हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ द इंडिविजुअल, कि अगर आपकी उसके साथ ब्रांड लॉयल्टी है तो वो रहता है। इट कैन बी फॉर गारमेंट्स बिजनेस और शूज बिजनेस, तो आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों की नीड्स जो हैं वो चेंज होती हैं, और मे बी साल के अंदर एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा लोग जो हैं इस चीज़ को बाय करते हैं, और फिर वो जो ब्रांड लॉयल्टी है वो उस तरीके से मेजर की जाती है और देखी जा सकती है। द थर्ड और जो मॉडरेट अप्रोच इज लाइक एन एप्पल, कि उसके अंदर एक परसीव्ड अप्रोच जो है वो बनाई जाती है, और ये देखा जाता है कि रिटेनिंग जो है ना, जो आपका कस्टमर है वो क्रिएट किया जाता है कि वो जो भी उसकी नीड्स है वो फुलफिल हो रही है, लेकिन एक परसीव्ड, बेशक वो स्टेटस सिंबल की वजह से या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से या फियर ऑफ मिसिंग आउट के हवाले से ये बताया जाता है कि नहीं, जो नया प्रोडक्ट है वो पहले वाले से बेहतर है, आप पहले वाला प्रोडक्ट हमें दे दें, नया वाला प्रोडक्ट जो है वो ले लें, और पैसों के बारे में आप बेफिक्र रहें। आपको जो भी चाहिए होंगे पैसे, हम आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और आपने एक साल में देना है, तीन साल में देना है या पाँच साल में देना है तो आप हमें दे दें, और ये हमारा कार्ड है और ये रहा मोबाइल। आपने $50 का भी लेना है तो फॉर एग्जाम्पल ले लें, कोई मसला नहीं। और चेंज करने में भी तो 25 का भी ले लें तो कोई मसला नहीं। सो और वहाँ एम्फेसाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं एप्पल स्टोर के ऊपर यूएस में गया तो मुझे कन्विंस करना पड़ा टू दी एप्पल टीम के आई वांट टू पे एंड आई वांट टू पे इन फुल, और वो मुझे आधे घंटे तक ये कन्विंस करता रहा कि नहीं, आप जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू ले लें या हमारे एप्पल कार्ड के थ्रू ले लें, और आप ये जो पेमेंट है वो 5 साल में करें। बिकॉज पेरेंट ये लगता है कि दे आर मैड बिकॉज एंड स्टूपिड बिकॉज उनको वही पैसे आज मिल रहे हैं तो उस पैसे को साइकिल कर सकेंगे, और उनको तो पैसा होल्ड, पाकिस्तान में देखें जो भी एक सेट माइंडसेट है बिजनेस का, वो क्या है, पैसा होल्ड कर लेता है। और बहुत से लोगों का बिजनेस इसी वजह से कोलैप्स करता है क्योंकि उनके पैसे मार्केट में होल्ड हो जाते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम पैसा होल्ड करते हैं। तो वो पैसे को होल्ड करने की जगह वो इंडिविजुअल को हुक कर लेते हैं। अगर 5 साल तक एक बंदे वो अमाउंट्स दे रहा है एंड एज पर देयर कैलकुलेशन, तो इसका मतलब 5 साल तक वो उस कंपनी के साथ हो बाय एनी मीन्स। और अगर कोई नए प्रोडक्ट्स और चीज़ें आएंगी तो थोड़ी सी चेंजेस होंगे, वो कहेंगे चलो ठीक है हम आपको साल को बढ़ा लेते हैं लेकिन आप ये सर्विस ले लें, ये प्रोडक्ट ले लें। और बात यह है अगर उन्होंने एक अच्छा प्रोडक्ट बना दिया कंपनी खत्म। सो उन्होंने अपने प्रोडक्ट के अंदर R&D करनी है, और इस तरह की R&D करनी है कि वो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा हो, कस्टमर को पता हो कि ये नया मॉडल हो मैंने लेना है।
एंड नॉट ओनली द एप्पल, बल्कि ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी है, बेशक वो SaaS मॉडल हैं या इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, वो पूरे के पूरे इसी बिजनेस मॉडल के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जहाँ जैसे एप्पल जैसी कंपनी के बारे में कहते हैं कि कभी भी उनका मार्केट शेयर 20-25% से ऊपर नहीं जाता दुनिया में, लेकिन अगर आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो वो हमेशा एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर जो है वो करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स वो नहीं बढ़ते, लेकिन इन टर्म्स से जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो हम हमेशा ये देखते हैं कि हमारी वो रेट, हमारा प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, वो एक बंदे ने बार बार लेनी है या वो मुख्तलिफ लोगों ने एक दफ़ा लेनी है, लेकिन क्या हमारा एक थंब रूल आप कह लें स्टार्टअप इकोसिस्टम में चलता है कि क्या हम 1 मिलियन यूजर्स को टच कर सकते हैं और कब कर, और उसी के लिए फिर हम पूरी की पूरी जो है वो स्ट्रैटेजी जो है वो बनाते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि अगर वो 1 मिलियन को नहीं, अगर हम लोग टच कर सकते या उसका वो पोटेंशियल नहीं है, तो फिर हमारे लिए वो चीज़ जो है वो प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। हाउ डू वी यूनिट इकोनॉमिक्स इवॉल्व एट स्केल? सो हमारे हाउ डू आर यूनिट जो इकोनॉमीज हैं वो इवॉल्व होती हैं जब हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं। अब उसमें हमारे पास समटाइम्स हम ये देखते हैं कि जब भी हम अपने प्रोडक्ट बेचते हैं तो एक एग्जिस्टिंग मार्केट डिमांड्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन है वो शुरू में कम होती है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर हैदराबाद की बात बताऊं तो हैदराबाद में हमने अपना इंक्यूबेशन बनाया और हम उसको तकरीबन 1.5 साल तक रेंट भी देते रहे। लेकिन आई वॉज द वन हु वॉज अगेंस्ट हैविंग एन इंक्यूबेशन इन हैदराबाद, नंबर वन, एंड आई वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज अगेंस्ट हैविंग एन इंक्यूबेशन एट हैदराबाद। और और फिर हम लोगों ने नहीं बनाया बिकॉज हम लोगों ने ट्रेंड देखा था कि वो डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी और लोग कह रहे थे कि जी हम वो करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके कस्टमर है, कस्टमर आपका पास लाइफ टाइम नहीं है। तो शुरू में तो आपका जो क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट है वो बहुत कम है और आप जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ जी इंक्यूबेटर्स भी भरे हुए हैं और कोई मतलब भी नहीं है, ये वो है। लेकिन वो जो ग्राफ है वो ऊपर जाके फिर नीचे आता है और फिर आगे स्टेबल रहता है, और वो जो आपके पास जो स्टेबल रहता है दैट इज योर रियल जो है मार्केट है। इसी तरीके से हम लोगों ने हमारी एक टीम मेंबर था, उसकी उसने जबरदस्ती आप कह लेंगे हमसे रहीम या खान के अंदर इंक्यूबेटर्स जो हैं वो बना लिया, और उसने बहुत जोर लगाया और बना भी लिया। और मैं जब भी रहीम या खान में आता तो मैं हमेशा अपने इंक्यूबेशन में खड़े होकर ये कहता था कि यहाँ इंक्यूबेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ इंक्यूबेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना। और ऑब्वियसली इट इज अ सोर्स ऑफ डिमोटिवेशन, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन लाइक मी टू नॉट से ट्रुथ टू द इंडिविजुअल्स, बिकॉज मेरा जो मार्केट एनालिसिस है वो ये कहता था कि नहीं। और मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा तुम बताओ कि टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी रहीम यार खान की? तो उसने कहा 27 लाख। मैंने कहा नहीं लगता। मैंने कहा एक सड़क के ऊपर रहीम यार खत्म खत्म हो जाता है, मुझे नहीं लगता। और फिर देखा तो इन शॉर्ट वो 8 लाख थी, उसमें से अगर हम देखा कि यूथ और पोटेंशियल मार्केट कितनी होगी तो तकरीबन 25,000 की टोटल मार्केट थी। तो मैंने कहा 25,000 के मार्केट के लिए तुम इंक्यूबेटर बनाना चाह रहे, एंड देन द टाइम केम कि ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड। बेशक वो आ रहे थे लेकिन वो एक्सपेंशन जो है वो पॉसिबल नहीं थी। और नाउ ही इज डूइंग अ बिजनेस इन दुबई, हमारी ब्रांच को वो देख रहा है। हमने बिजनेस को दुबई में एक्सपेंड कर दिया GCC के अंदर, और बहुत अच्छी चल रही। सो और अगेन उसकी वजह से बाकी तमाम के तमाम जो इंक्यूबेटर्स हैं वो भी इनेबल्ड हो गए, कस्टमर्स भी इनेबल्ड हो गए, और पूरा जो पाकिस्तान है वो हमारी GCC की जो बिजनेस है उसके लिए एक मार्केट जो है वो बन गया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के ये देखना बहुत जरूरी है कि अगर आपको लगता है कि हाँ यार पहले 100, 200, 1000, 2000, 5000 लोग आ जाएंगे और उसके बाद यही ट्रेंड कायम रहेगा, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। तो एक दफा आपका ग्राफ ऊपर जाके नीचे आता है। अब वो जब नीचे आता है तो उसके बाद आप देखते हैं कि हर नए कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट एक्चुअली है क्या, एंड दैट इज द रियल कॉस्ट। सो अगर वो कॉस्ट नहीं बढ़ रही और ये जो ट्रेंड है वो ऐसा नहीं है जैसे मैंने कहा कि हमारे इवन केस में हुआ, तो फिर तो ठीक है। और अगर ये कॉस्ट बढ़ रही है तो क्या वर्थ इन्वेस्टिंग है, क्या हमें इस मॉडल पे जाना चाहिए? वो बहुत जो है इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है वो देखने का। और फिर हमने उन्हीं तमाम के तमाम जो ट्रेंड्स हैं उनको जो है वो उसी हवाले से जो है वो देखना भी होता है। देन अगर हम बात करें कि हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं हम उनको किस तरीके से जो हैं वो देखते हैं, और अगर क्या
हम लोग के ऊपर कोई प्रेशर आ जाता है, बेशक वो फाइनेंशियल प्रेशर है या सबसे बड़ा प्रेशर ये आता है कि आपका बिजनेस ज्यादा आ जाता है। तो क्या आपकी एबिलिटी है कि आप उसको कैप्चर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, हम इट वाज 2023 इंटरेस्टिंगली, और इट वाज अ बूम टाइम। कोविड ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था, ई कॉमर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। हम लोग जो हैं वो जो स्टार्टअप्स हैं वो ग्रो कर रहे थे। हम भी उनको स्टार्टअप्स ही कहते हैं अपनी, या एजेंसी का वर्ड ज्यादा इस्तेमाल होता है। जो एजेंसीज हैं वो ग्रो करें, और वो ग्रो करने के बाद टूटने लगे, और खत्म होने लगे। अच्छा, अब जब वो खत्म हो रही थी तो अपेरेंटली होता है, अच्छा यार कंपनी थी, कंपनी नहीं चली, तो मतलब क्या है कि इसका मतलब मार्केट में डिमांड नहीं। हमारे पाकिस्तान के अंदर कंपनीज जो एजेंसी ई कॉमर्स के अंदर, क्योंकि बिकॉज शायद जितना डाटा मेरे पास हो, बहुत कम ही लोग हैं जिनके पास ई कॉमर्स के हवाले से वो डाटा, और बाकी जो हैं पिछले 5 साल में मैंने शायद इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फोकस किया है। तो आई कैन टॉक बेटर ऑन दिस डोमेन एज कम्पेयर टू एनी अदर डोमेन, और कुछ एरियाज आईटी के हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक था कि वो स्केल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट 95 कंपनीज कोलैप्स्ड बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन जो है उनके पास बिजनेस ज्यादा बढ़ गया, एंड दे वर नॉट एबल टू मैनेज दैट स्केल। और और उनको जब मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, या जब तुम्हें पता है कि आ रहा है, तो कहते हैं जी अलग है रिस्क, अलग के आए हुए रिस्क को कौन ना करता है, तो हम लोगों ने अलग के रिस्क को जो है ना कर रखी। सो कहीं ना कहीं वो जो रैशनल थिंकिंग है वो नहीं थी, और उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सके। तो उन्होंने एक कस्टमर को सर्व किया बहुत अच्छा, दो को सर्व किया बहुत अच्छा, तीन को सर्व किया बहुत अच्छा, और एक जगह पे सेल्स टीम जो है उनको कहा कि ठीक है आप क्लाइंट ले आए। जब वो क्लाइंट्स आए तो नहीं अब्जॉर्ब कर सके, वो कोलैप्स करके वो सर्विस में इश्यूज आ गए, और जो पहले वाले कस्टमर्स हैं वो भी चले गए, रिजल्ट्स खराब आने लगे, लाइबिलिटीज जो है वो बढ़ गई, और फाइनली उनको रैप अप जो है वो करना पड़ा। सो वो एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो नॉर्मली कंपनीज में आता है, और ये देखना बड़ा जरूरी है कि मेरे सिस्टम्स में जो वीक लिंक्स हैं वो कौन से हैं। सो प्रॉब्लम जो है वो कहाँ आ रहा है, मेरे प्रोडक्ट में है, मेरी सर्विस में है, मेरे प्रोसेस में है, मेरी एचआर के अंदर है। अगर मेरे पास 5 कस्टमर्स आते हैं, या मैं 5 प्रोडक्ट को सेल करता हूँ, और मेरे पास डिमांड 50 की आ जाती है, या मेरे पास 50 कस्टमर्स आ जाते हैं, तो क्या मैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? सो आप शुरू में जब इवॉल्व होते हैं तो आपके पास जो टीम्स हैं वो अच्छी बन जाती हैं, लेकिन क्या आपके पास ये एबिलिटी है कि आपको उसी तरीके की एक राइट टीम, आप मार्केट में जाएंगे तो मिल जाएंगे? पाकिस्तान में बहुत से बिजनेसेस इस वजह से ग्रो नहीं आते, आईटी इज वन ऑफ देम, कि आपको राइट पर्सन्स नहीं मिलते विद राइट एटीट्यूड्स जो है वो नहीं मिलते। और जैसे मैंने आपको भी ये फ्रीलांसिंग की भी बात की ना, तो हम आबादी के हवाले से जब दुनिया के पहले 5-6 कंट्रीज में आते हैं तो फ्रीलांसिंग में भी आ जाते हैं, और तो नौकरियां या जॉब्स हैं नहीं, लेकिन क्या हम वो मार्केट शेयर ले रहे हैं या नहीं ले रहे, तो वो मैंने आपको बता दिया कि हम कितना ले रहे हैं। सो फिर आप अंदाजा कर लें कि मार्केट में दुनिया को दे क्या रहे होंगे। तो जो क्वालिटी है वो भी नहीं है, और जो क्वालिटी है वो स्केल भी नहीं हो रही, और जो स्केल नहीं हो रही उसमें, बट टू मी, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो 3 एलिमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका हम ख्याल नहीं रखते, और हम उसको बिजनेस का हिस्सा नहीं समझते। दैट इज कमिटमेंट विद एक्सीलेंस, डिसिप्लिन, और एथिक्स। ये 3 चीज़ें तो हम वैसे ही ओवरऑल जो है वो मिस करते हैं। लेकिन इन तीनों चीज़ों के अलावा मैं उसको पायरामिड ऑफ सक्सेस कहता हूँ। दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, लेकिन मैं अपने इंक्यूबेशन में उसको बहुत ज़्यादा प्रीच कर रहा होता हूँ। तो जब आप अपनी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपकी टेक्निकल स्किल्स बहुत मैटर कर रही होती हैं। आपका प्रोडक्ट के ऊपर आइडिया, प्रोडक्ट के ऊपर ग्रिप होना, मिनिमम वायबिलिटी का पता होना, उसकी इवन स्केलेबिलिटी का भी पता होना, यू हैव टू ग्रिप। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो फिर आपकी जो एबिलिटी टू कोलैबोरेट है वो मैटर कर सेकंड स्टेज पे। अगर और मैं जो आपके ना वो जो बिजनेस आइडिया या उसकी आप समझें कि एक्सपर्टीज को मैं सिर्फ 10% ऑफ द सक्सेस कहता हूँ। द नेक्स्ट 20% ऑफ कोलैबोरेशन, एंड कोलैबोरेशन डजंट मीन कि आप नहीं किसी एक के साथ पार्टनरशिप कर ले। तो कोलैबोरेशन मीन यू आर वर्किंग इन रिलेशन विद योर पार्टनर्स, with your potential venture capitalist, with your team, with your subordinate, with your customers, with your clients, with your stakeholders overall. So अगर आपकी वो ability to collaborate है, आपके लिए extension आसान होगी। अगर वो आपकी ability to collaborate नहीं है, तो फिर जो problems हैं वो आपके साथ जो हैं वो बढ़ते रहेंगे।
एंड अगेन जो आपका पास जो थर्ड स्टेज है, उसमें फिर आपके पास आती है दोबारा ग्रिड, जो कि शायद पहले के साथ लिंक है, और मैं ग्रिड को पर्पस, पैशन और परसिस्टेंस के साथ लिंक करता हूँ कि आपको पता है और आप फोकस्ड रहते हैं। बिकॉज आपको फिर जैसे जैसे आप बिजनेस में बढ़ते हैं, आपको पोटेंशियल नजर आता है, अच्छा यार मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। तो समटाइम्स आप डी ट्रैक होते हैं, क्योंकि आपके पास टेम्पटेशन आ रही होती है कि नहीं, क्योंकि मैंने ये कर लिया तो मैं वो भी कर सकता हूँ। और आप उसमें बहुत लंबे अरसे तक नहीं रहते, जिसकी वजह से जो है वो जो चीज़ें हैं वो होती हैं। एक बहुत बड़ा यहाँ अगर आप देखें, वो फाउंडर्स डिसीजन बॉटलनेक भी मेंशन है। आई हैड, और मैं उसको अगेन, द बेस्ट पार्ट इज के किसी भी, मुझे लगता है ट्रेनिंग या सेशंस में, कि आप अपनी लाइफ से एग्जांपल देगा। तो आई हैड माय फाउंडेशन, वी एस्टेब्लिश इट इन 2008 विद द नेम ऑफ लाइफ डेवलपमेंट फाउंडेशन। और हम लोगों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट किए, करोड़ों के प्रोजेक्ट थे। हम लोगों ने इंटरनेशनल एजेंसीज को सर्व किया, वर्ल्ड बैंक को, एशियन डेवलपमेंट को, यूएसएड को, यूनेस्को को, ऑलमोस्ट 27 के अराउंड इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जिनको हम सर्व कर रहे थे। लेकिन हम कह रहे थे यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वाली बात नहीं है कि हम चल रहे हैं, सरवाइव भी कर रहे हैं, मार्जिन्स भी ठीक हैं, कंसल्टिंग बिजनेस में हैं, बट वो जो एक बहुत ही आप इंटरनेशनली जाने वाली जो बात होती है ना, वो नहीं है, जो स्केलेबिलिटी वाली आप उसको समझ लेंगे बात। और हम लोगों ने बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, बोर्ड की मीटिंग थी, और हम लोगों ने सुबह तक 10 बजे मीटिंग की, और 4 बजे तक वी कम टू अ सिंगल पॉइंट कि जो प्रॉब्लम है वो किधर है। और प्रॉब्लम जो था वो लीडरशिप के अंदर था। और लीडरशिप के अंदर क्या प्रॉब्लम था कि हम लोग डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। मेरे एक रेफरेंस से मेरे एक जाने वालों की जो डॉटर है, उन्होंने कहा कि जी आप उनको रख लें। हमने रख लिया। वो बोलती बहुत थी, तो अलग अलग करके जब वो गई तो अनसेट हमने पॉलिसी बना ली है, फीमेल्स को नहीं हम रखते। फीमेल्स जो है ना वो बातें बहुत करती। तो दैट वाज दी मेच्योरिटी लेवल एट दैट टाइम इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ आपके हमारे पास 60 60 ईयर्स के बीच जो लोग हैं वो बैठे हुए थे। एंड देन वी रियलाइज कि यार हमने आज तक कभी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ट्रेनिंग नहीं दी, कभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आज तक कोई बंदा छोड़ के नहीं गया। हमारी रिटेंशन रेट जो है 100% है, हमारे एम्प्लॉयज़ की जो सेटिस्फेक्शन रेट है 100% है। हमारा जो बेस्ट मार्जिन आते हैं हमारे बिजनेस में, वो हमारी एम कॉस्ट ना होने की वजह से आते हैं। बिकॉज किसी भी पाकिस्तान के एरिया में हमें प्रोजेक्ट मिलता है, हमें ना उनके फाइनेंस को चेक करना पड़ता है, ना टीम को चेक करना पड़ता है। जबकि अगर कोई कंपेटिटर, बिकॉज अगर हम पंजाब में प्रोजेक्ट करते थे, सिंध में किसी और को मिलता, तो हमें डोनर कहता था कि आपकी वजह से दूसरों की भी शामत आती है, उनकी कंप्लाइंस बढ़ जाती है, और उनको वो सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ते हैं। तो आप ना सिर्फ प्रोजेक्ट करते हैं, बल्कि प्रोजेक्ट्स में सिस्टम्स को भी ले आते हैं। तो वी वर वेरी गुड इन इट। बट प्रॉब्लम कहाँ आया कि प्रॉब्लम वही वाली चीज हमारे लिए शुरू में बहुत बेहतर रही, आगे जाके हमारे लिए सबसे बड़ी बॉटलनेक हो गई। देन एक मैंने फिर टिकटॉक, क्योंकि फिर देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दैट एरिया कि हाउ सिवियर दैट गैप इज इन, बिकॉज उसने हमें हिट किया। तो फिर मैंने एक टिकटॉक किया, और अब मुझे बहुत पुरानी बात है, बिकॉज ये तकरीबन 14 15 16 की बात होगी। तो वहाँ उस खातून ने तकरीबन 10 साल रिसर्च की, और पता नहीं 700 ऐसी कंपनीज को उसने विजिट किया जिनके फाउंडर्स ने या सीईओस ने, इफ नॉट फाउंडर्स ने, जब वो फाउंडर सीईओ थे कंपनी के, तो वो कंपनी बैंकरप्ट हो। और फिर उन्होंने उनसे इंटरव्यूज कि जी आपकी कंपनी आपके होते हुए बैंकरप्ट हुई, तो सबसे बड़ा रीजन क्या था। और उन्होंने कहा कि वो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। और डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने से मुराद ये है कि जो बंदा उनको अच्छा नहीं लगता, जो इंडिविजुअल उनको अच्छा नहीं लगता, वो उसको नहीं कराते। इट कैन बी बेस्ड अपॉन एनीथिंग। जैसे मैंने आपको एक फैक्टर बता दिया कि जी शोर नॉइस वो माइंडसेट और वो नहीं है। तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग एक जैसे थे, बिल्कुल एक जैसे थे। तो किसी को ना ट्रेनिंग की जरूरत है, पर्पस से अलाइंड है, मोटिवेशन जो है वो परफेक्ट है, काम बेस्ट कर रहे हैं। लेकिन किल क्या वो चीज हुई? इनोवेशन। क्योंकि वो जो डाइवर्सिटी थी, जो डाइवर्सिटी ऑफ थॉट था, वो जो चैलेंज करने वाली बात थी, जब तमाम ही तमाम लोग एक ही तरह के सोचेंगे, तो हम ये कहते हैं अक्सर कि इफ बॉस इज ऑलवेज राइट, टू ऑफ वन इज नॉट रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो कहीं भी किसी भी जगह पे कोई चैलेंज करने वाला बंदा ही नहीं था। तो जब आप डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करते तो प्रॉब्लम आता है। अब हमारे पास जब स्टार्टअप्स आते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप और हम इस वजह से किल करते हैं, इस वजह हम कहते हैं कि आप टीम्स में ना आए, आप इंडिविजुअली आए, और फिर आके आप टीम्स बनाए। क्योंकि जब भी वो टीम्स बनाने लगते हैं, कहते हैं अच्छा जी इसके साथ क्यों टीम्स बना रहे हैं, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा कजन है, ये तो मेरा रिश्तेदार है, ये तो हम लोग तो साथ ही आए थे, हम लोगों ने तो साथ ही सीखा है, हम लोगों ने तो साथ ही कंसीव किया है। आप जब भी कोलैबोरेट करते हैं तो आप अपनी कंपीटिंग स्किल्स के ऊपर करते हैं कि एक आपकी स्ट्रेंथ है,
एक दूसरे बंदे की स्ट्रेंथ है, दोनों की स्ट्रेंथ डिफरेंट होनी चाहिए। अगर दोनों की एक ही स्ट्रेंथ होंगी, एक लेवल पे जाके दोनों अलग होते हैं, बिकॉज जब भी वो प्रॉफिट मार्जिन की बात है कि स्केलेबिलिटी क्या है कि दोनों की एक स्ट्रेंथ है, तो दोनों कहेंगे ये तो मैं भी कर सकता हूँ, दूसरा कहेगा मैं भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्रिकेट का मैच है, मैं सिंपल सी अभी मेरे एग्जाम्पल में आती हूँ, मोहल्ले का मैच है, और वो कहते हैं दो दो लोगों की टीम है, तो अगर दोनों बैट्समैन हैं तो भी नहीं आप जीत सकते, अगर दोनों बॉलर हैं तो भी नहीं जीत सकते आप लोग। तो आपको कहीं ना कहीं एक बॉलर और एक बैट्समैन रखना चाहिए। इसी वजह हम अक्सर कहते हैं कि एक मेल हो एक फीमेल है, जो है एक की अगर एक्सपर्टीज है बिजनेस एक्विजिशन के ऊपर, तो दूसरे की जो है वो क्लाइंट रिटेंशन के ऊपर हो। एक अगर टेक्निकली साउंड है, तो दूसरा जो है वो उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि वो सेल्स के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो। एक इंट्रोवर्ट है तो फिर दूसरे को एक्सट्रोवर्ट होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक की टेक्निकली साउंड है तो दूसरे की मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक का आईक्यू अच्छा है तो दूसरे का ईक्यू अच्छा होना चाहिए, ताकि वो मैनेज जो है वो चीजों को जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो कर सके। अब उसमें ये है कि आप की एक्सपर्टीज किस चीज में, पाकिस्तान जैसे एरिया में जो जहाँ वो ह्यूमन इंटेंसिव है, तो क्या आप ज्यादा लोगों को लेके आ सकते हैं और उससे आपकी स्केलेबिलिटी हो सकती है, या आप अपने सिस्टम को ऑटोमेट कर लें तो ज्यादा स्केलेबिलिटी। हाँ, और बाहर तो बहुत ज्यादा ऑटोमेशन आ चुकी है बॉट्स की वजह से। पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सी ऑटोमेशन आ चुकी है, वो आएगी भी सही, उसमें कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम होगी। अपेरेंटली अगर मैं देखूं, पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ह्यूमंस का, हमें लगता है ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज्यादा है, जबकि राइट ह्यूमन जो है रिसोर्स है वो नहीं मौजूद, बिकॉज एटीट्यूड का जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे आप कराची से नीचे उतरते जाएं, आपको एटीट्यूड का प्रॉब्लम नजर आएगा। मेरी अभी तक की लर्निंग्स पिछले तकरीबन 22-23 साल की अगर आप कह लें इंडस्ट्री में, जो है वो यही है कि कराची के अलावा कहीं भी वो मुझे वो एटीट्यूड ही नहीं नजर आता जिसकी वजह से बिजनेस होना चाहिए। आपको वो ह्यूमन रिसोर्स ही जो है वो नहीं मिल पाती। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने बिजनेस के मुताबिक जो है वो देखना है। हर चीज ऑटोमेट नहीं हो सकती, मे बी वो रेडीनेस भी ना हो, दूसरी भी चीजें ना हो, तो बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज कि आपको अपने बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उसके अंदर आप लोगों को जो है वो देखना चाहिए कि मेरा जो टास्क है वो कितना रेपिटेटिव है, उसमें ह्यूमन रिसोर्स कितनी इन्वॉल्व है, वो ह्यूमन रिसोर्स की मार्केट वैल्यू कितनी है, अगर मैं उसको ऑटोमेशन पे ले आऊंगा तो मुझे कितनी ईजीनेस होगी, उस ऑटोमेशन में एलिमेंट ऑफ एरर क्या हो सकता है, आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज किस हद तक हो सकती है। और अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स को लेके आता हूँ तो इतने स्केल के ऊपर क्या उस सेम इंफॉर्मेशन या सेम क्वालिटी जो है वो जा रही होगी या नहीं जा रही होगी, या मुझे नेक्स्ट लेवल की उसके अंदर भी जो ट्रेनिंग है वो चाहिए होंगी। तो वो बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स दैट कैन वी फाउंड growth without cash crunch? Maybe yes and maybe not. So it all depends upon the business idea and in which situation you are. तो समटाइम्स ये हो सकता है कि आपको जो क्लाइंट है या कस्टमर है वो खुद एडवांस पेमेंट्स भी कह के जी आपने ये सब कुछ जो है वो करना है। और दूसरी साइड के ऊपर जो है वो जो है वो जो एलिमेंट है, अगर आप देखें तो वो ये हो सकता है कि नहीं, अगर आपको इंश्योर करना है तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट की जो है वो जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जो है ग्रोथ को देख रहे हैं तो उसमें जो फाइनेंशियल्स हैं उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और जो फाइनेंशियल है फिर आप उसको मैनेज किस तरीके से करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि पाकिस्तान में जो सैस मॉडल है और मुझे नहीं समझ आती कि क्यों इतना ज्यादा लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। एंड जितने भी लोगों को मैंने ये देखा है जो कि सक्सेसफुल है, ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान में कोई भी सक्सेसफुल ना हो, और अगर आप उनके मॉडल्स को जाके देखते हैं खासतौर पर टेक इंडस्ट्री में, तो मेनली दे आर ऑन द सैस मॉडल। क्योंकि शायद कोई भी इन्वेस्टर जो है या कोई भी जो कंपनी है वो किसी भी टेक्नोलॉजी को लेते हुए शायद वो एग्रीड ना हो कि ठीक है जी मैं आपको 50 लाख का ये दे दूँ। तो आप कहेंगे ठीक है, आपने पर कस्टमर या पर क्लाइंट जो है मुझे सिर्फ 1 मिनट अगर आप तो काइंडली दे दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, मैं एक ट्रेनिंग में हूँ और मैं थोड़ी देर तक कॉल कर लूँ, घंटे तक। सो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मे बी आपके पास जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, जैसे मैंने एप्पल का भी आपको कहा, तो अच्छे बिजनेसेस हमेशा ये देखते हैं कि आपका मंथली रिटेन्ड इनकम जो है वो कितनी आ रही है, या आप इंसेंटिमाइज करके अपने कैश फ्लोज को किस तरीके से जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। आपको हमेशा ऑफर्स नजर आती हैं।
कभी भी किसी भी सीजन में खत्म होने के हवाले से आपको ऑफर्स नजर आती हैं। तो एक तो वो स्टॉक की प्राइस होती है, मे भी नया डिजाइन आ रहा हो, नई चीजें आ रही हो, उनको कौन रखे। लेकिन दूसरी ये चीज है कि आपको अपने अगले साइकिल को फ्लो में लेके आने के लिए शायद एक अच्छी कैश जो है वो चाहिए होती है, और उसके लिए फिर जरूरी होता है कि आपके पास जो है वो थोड़ी सी जो पेमेंट्स हैं वो आपके पास आए। तो आपको खुद फाइंड करना है अपना वो बिजनेस मॉडल जिसके अंदर आप जो हैं वो कंफर्टेबल होते हैं। इसी तरीके से आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। जैसे पाकिस्तान में अगर हम कहें तो आपके पास जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस हैं उसमें जो सप्लाई चेन है, जिसमें आपके पास ये कुरियर कंपनीज वगैरह होती हैं, उसकी क्वालिटी के जो इश्यूज हैं, जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। और जब भी हम लोग उनको किसी भी सॉफ्टवेयर लाइक शॉपिफाई वगैरह के साथ कनेक्ट करते हैं, या उसके अलावा जैसे कल पैफला के जो चेयरमैन है वो मुझसे बात कर रहे थे कि जी अगर वो शॉपिफाई का वाइट लेबल आ जाए, तो मैंने कहा जी पाकिस्तान में शॉपिफाई का वाइट लेबल नहीं आता। तो अगर कोई है तो फिर मुझे दिखा दें। क्लेम्स बहुत लोग करते हैं, हमारे पास भी आए हैं, वो कहते हैं जी आपने 50-60 डॉलर आप शॉपिफाई को ना दें, लेकिन क्या उनके पास वो R&D का बजट है? ठीक है, सो क्या मैं अपने इंक्यूबेटीज को ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि कोई मसला नहीं है, आप रिलाय करें और आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस वहाँ खड़ा करें, एंड सो ऑन। सो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास कितनी एनेबलमेंट जो है वो मौजूद है, जबकि इंडिजिनस ऐसे सॉफ्टवेयर होने चाहिए, और कुछ हैं भी सही, वो कुछ सही भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगेन मसला वो स्केलेबिलिटी का और R&D का, उन तमाम की तमाम चीज़ों का जो है वो है। फिर आपको इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो जो आप जिस इकोसिस्टम के अंदर मूव कर रहे हैं उसके क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। क्या आप उसके अंदर एग्रेसिवली मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और जो ओवरऑल इकोसिस्टम या नेटवर्क है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है या वो आपको जो है वो एनेबल जो है वो कर रहा है। तो अगर आप थंब रूल देखें, जैसे हमने 1 मिलियन यूजर्स की बात की थी, तो अगर आप 1 लाख यूजर पे देखें तो शायद आपके एक प्रोडक्ट की कॉस्ट $1 के ऊपर आ सकती है। अगर आपका 1 लाख रिटेन्ड यूजर जो है वो मौजूद है, तो और उसको अगर हम 0.4 to 0.08 डॉलर कह सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास ऑन एवरेज थंब रूल के कर लें एक स्टार्टअप के लिए कि शायद $40,000 से आपके पास अगर $80,000 तक या $1 लाख आपका बिजनेस प्रोड्यूस कर रहा है मंथली, ठीक है, आपके पास जो है आप यूजर्स को जो है उस प्राइस पे बेच सकते हो। शायद ये वो वाली प्राइस हो तो जिसपे यूजर आने के लिए जो है वो तैयार भी होता है। अब अगर आप आ, आ, सिर्फ अगर आइडेंटिफाई करें तो आपको ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो 6-7 डॉलर से लेकर आपके पास 10-12 डॉलर 15 डॉलर तक के अंदर मिलेंगे। जितने आपके पास इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर हैं वो कोशिश करते हैं कि SaaS बेस्ड हैं, और फिर आप नेटफ्लिक्स को देख लें या आप कैनवा जैसे सॉफ्टवेयर को देख लें, दूसरे भी सॉफ्टवेयर अगर को देख लें, तो जो रेंज है वो आपके पास होती है। आइडियली $10 इज द वेरी आइडियल एज, लेकिन तमाम चीज़ें मोर एंड लेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड द यूजेबिलिटी वो वेरी करती हैं। लेकिन जो अल्टीमेट एक टारगेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्लोबल लेवल पे स्केल करने के लिए, या जैसे टू रीच 100K देन 1 मिलियन एंड देन 10 मिलियन एंड सो ऑन। सो वो इसी बेसिस के ऊपर जो है होता है। और फिर आपके पास जो है जब आप उस लेवल पे ले आते हैं कि आपके पास जो पर यूजर कॉस्ट है वो आपके पास $1 तक की पड़ रही होती है, तो फिर वो टाइम होता है कि आप उसको मार्केटिंग करके दूसरे एलिमेंट से पर बहुत ज़्यादा स्केल भी कर लें और एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कमा लें। बिकॉज अगेन इट इज़ नॉट द रेवेन्यू दैट मैटर्स, इट इज़ अबाउट ऑलवेज द प्रॉफिटेबिलिटी दैट मैटर्स। क्योंकि अगर रेवेन्यू आ रहा है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो ऐसे बिजनेस का अपेरेंटली फायदा जो है वो कोई नहीं। अब उसमें हम फूड पांडा जैसे बिजनेसेस के अगर हम एग्जांपल जो है वो ले लें, तो उसमें अगर आप देखें तो आपको एक तो बहुत टाइमली शिपिंग चाहिए, और अगर जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो वैसे वैसे आपकी जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। तो एक वो बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इसी वजह से अगर आप भी हैदराबाद में भी, लेकिन अगर कराची की एग्जांपल करेंगे, बिकॉज करेंटली आई एम इन कराची नाउ, तो आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इट इज स्विचिंग, कि अगर आप कहीं से भी ऑर्डर देते हैं और उसका डिस्टेंस आता है तो वो कहेगा कि जी ये सर्विस हम यहाँ नहीं देते, बिकॉज आपके पास जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन होती है। एंड अगर आप किसी बहुत बड़ी बिजनेस फूड चेन के हवाले से या मील चेन के हवाले से बात करें, तो फिर आपके लिए ये लिमिटेशंस जो हैं वो आती हैं। और इधर तो आसान है बिकॉज यहाँ फिर भी आपके पास रेस्टोरेंट्स और ये चीज़ें ऑप्शन बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। लेकिन अगर आप दूसरे सिटीज़ के अंदर देखें तो फिर ऑब्वियसली आपके पास ये लिमिटेशंस आ जाती हैं, फिर वहाँ वो
बिजनेस क्या उसकी वायबिलिटी उतनी रहती भी है या नहीं है, बिकॉज आपको फिर मल्टीपल जगहों के ऊपर अपने लॉजिस्टिक्स के लिए हब्स वगैरह जो हैं वो बनाने पड़ते हैं, और आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो देखनी पड़ती है। जो आपके पास ये जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं और ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स हैं, अगर आप उसके हवाले से देखें, तो फिर आपके पास जो वेयर हाउसिंग है, आपके पास राइट जो पोजीशनिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। या आप जैसे मेडिसिन वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ों को रखते हैं, तो वहाँ आपके पास जो है जो है कोल्ड चेन्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप जो हैं डायग्नोस्टिक सेंटर्स को देखें, तो अक्सर आपके पास जो लैब्स होती हैं, बेशक वो आगा खान की हैं या शौका खानम की हैं या यहाँ जो ईसा लेबोरेटरीज वगैरह हैं, तो वो ये कहते हैं कि ठीक है, आप यहाँ अपने ब्लड सैंपल्स दे सकते हैं, और वो कलेक्शन सेंटर्स होते हैं। लेकिन अगर आपने वहाँ अपने सैंपल्स दिए और वहाँ आपके रिपोर्ट्स जनरेट नहीं हो सकती हैं, वो सिर्फ कलेक्शन सेंटर्स हैं, तो कितनी देर के लिए वो आपके पास वहाँ पड़ा है, और क्या जब वो जाता है तो वो प्रॉपरली एक कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर, जहाँ एक टेम्परेचर उसको रिक्वायर्ड है, उसी के अंदर जाता है। अगर वो उस टेम्परेचर से चेंज हुआ तो आपके रिजल्ट चेंज हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से हम तो, क्योंकि उसके रिजल्ट चेंज हो जाते हैं तो नज़र आ रहे होते हैं, फूड ये है कि हम खा लेते हैं तो समटाइम्स हमें वो पता नहीं चलता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन तमाम के तमाम एलिमेंट्स को देखें, और एग्जाम्पल से दी जा रही हैं कि आप उनके जो आस्पेक्ट्स हैं उनको भी जो हैं वो देख सकें। देन आपके पास जो है मार्केट प्लेस के अगर एग्जाम्पल्स हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट प्लेस इज लाइक देर इज वन बिग नेशनल प्लेयर, और शायद उसे बड़ा प्लेयर अभी कोई है नहीं, और उसकी पिछले 30 40 साल 50 साल से यही कोशिश है कि उससे बड़ा कोई प्लेयर पाकिस्तान में आए भी नहीं। सो उन्होंने हमें कहा कि जी वी वांट टू हैव अ मार्केट प्लेस, एंड दे वर वेरी डेस्परेट कि जी हम उनके लिए मार्केट प्लेस भी बनाएं। लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है, बिकॉज मार्केट प्लेस, हैविंग अ मार्केट प्लेस फॉर एग्जाम्पल, और ई कॉमर्स का मार्केट प्लेस की अगर आप बात करें, तो इट इज हैविंग लाइक द होल इंडस्ट्री, और हैविंग द होल इकोनॉमी। जैसे अभी आप अमेजोन की बात कर लें, तो अमेजोन 50% ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ द यूएस इज विद द अमेजोन। तो जैसे इमेजिन करें कि आपके पास उसके अंदर क्या क्या नहीं होगा, तो आप सप्लायर से अलहदा कमाते हैं, आप जो कस्टमर्स हैं आप उनसे अलहदा कमाते हैं, आप वेयर हाउस जो हैं उनसे अलहदा कमाते हैं, आप जो मार्केटिंग है उससे जो है वो आप जो है अलहदा कमा रहे होते हैं, पीपीसी जो रन करते हैं, और उसके हवाले से हम जो अमेजोन को देते हैं, और उनके 8 9 10 हिडन एंड वेरी क्लियर जो हैं वो अमाउंट्स होती हैं। सो द सिंपल फार्मूला वाज 33 33 33, कि जो भी टोटल बिजनेस है उसका 33% पार्टनर जो है, फॉर एग्जाम्पल वो मार्केट प्लेस या अमेजोन है, 33% जो है जो कि मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको मार्जिन होगा, और 33% वो लोग हैं जो कि इस पूरे पूरे बिजनेस को रन कर रहे हैं, जिसमें इन्वेस्टर भी वही है और कंपनी भी वही है। तो उसका एक बात है, लेकिन अगर वो दोनों सेपरेट हैं तो वो अलग अलग उसकी प्रॉफिट में की डिस्ट्रीब्यूशन होती थी। तो फिर एक इंडिविजुअल कहता था कि आप 15% से 20% तक मार्जिन है। तो अगर कोई प्रोडक्ट फॉर में $2 का आता है, तो मार्केट में जाके मे बी $8 से $10 $12 का जो है वो बिक रहा होता था। इस तरीके से मार्केट कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन अगर अब देखें, तो उन्होंने उस 33% को भी वो 40 45 के ऊपर लेके जाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तो देर आर सो मैनी एरियाज जहाँ वो अपना जो बिजनेस है मेनली जो है वो अर्न कर रहे होते हैं। स्केलेबिलिटी ट्रैप्स क्या हैं, ये देखना हमें जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसमें जो सबसे पहला फैक्टर आता है, खासतौर पे पाकिस्तान में सबसे पहला फैक्टर आता है, और मुझे लगता है कि शायद दैट इज द बिगेस्ट एंड द रियल चैलेंजेस, जो मैंने पहले भी बताया, दैट इज ऑफ द टीम। हमें लगता है टीम तो मसला ही नहीं, और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जी आप मुझे टीम दे दें, मैं आपको सक्सेस इंश्योर कर देता हूँ। और फिर जब लोग ढूंढने के लिए लगते हैं तो उनको एक एक साल में एक एक बंदा भी नहीं मिल रहा होता। तो जो टीम है वो मेजर प्रॉब्लम है, और वो टीम का सबसे मेजर प्रॉब्लम इस वजह से है कि प्रॉब्लम लोगों में नहीं होता, ठीक है ना, प्रॉब्लम खुद में होता। और हम ये कहते हैं कि हर दूसरा बंदा जो है वो ठीक हो जाए, और हम खुद ठीक नहीं होते, और हम टीम प्लेयर नहीं होते, और हमें एंटरप्रेन्योर बनने का जो है वो शौक होता है। इधर ही एक ग्रुप है, जोल्टा, जोल्टा ग्रुप ऑफ कंपनीज, और काफी मशहूर है। अब उनके जो ओनर थे वो आईबीएम के अंदर भी जो मदरबोर्ड्स हैं उनके अंदर भी उनका नाम तक इंडोर्स्ड हुआ हुआ, और वो पाकिस्तान आए और उन्होंने कहा जी मैंने एक बड़ी कंपनी बनानी है जिसमें 40 50 हजार
जो हैं वो एम्प्लॉयज जो हैं वो मौजूद। ठीक है, हमारे पास मिलने के लिए आए, जहाँ जैसे काफा ने कहा मैं बी आई खान में था, उन्होंने बताया, और मैंने ऐसे ऐसे बात हुई, तो ऐसी बात हुई और थोड़ी सी चीजें मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा आपकी एक कंपनी नहीं, ज्यादा कंपनी है, कितनी कंपनी है? तो उन्होंने कहा मेरी 1100 कंपनी है। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा कि यार इतनी तो जो है ना वो लिपटना या संभालना भी मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने भी मेरे एक्सप्रेशन को देखे, तो उन्होंने कहा जी चलें आप आए, मैं आपको विजिट करवाता हूँ। मैंने कहा जी जरूर। और हम अगले दिन बहरिया चले गए। अब बहरिया में गए तो उन्होंने मतलब वो उन्होंने कहा जी ये टावर भी हमारा है, ये टावर भी हमारा है, ये टावर भी हमारा है। अब वो हमें बहरिया फिर आ रहे हैं, फिर रेट में वो बता रहे हैं कि जी ये टावर देख लें, ये हमारा, ये टावर देख लें, ये हमारा, ये टावर। तो मैंने कहा शायद ऐसे ही दिखाएंगे जैसे रियल एस्टेट वाले जो हैं वो प्लॉट दिखा रहे होते हैं, कि अच्छा जी ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, तो ये आप ले लें। तो जब उन्होंने ये सारे दिखा दिए और बाहर से दिखा दिए, कहते हैं अब बताएं आपने इन तमाम में से किस में जाना, एंड सो ऑन। देन आई स्टार्टेड विजिटिंग मल्टीपल सॉफ्टवेयर हाउसेज, और तमाम के तमाम। और उसके बाद जब आए खाने पे बैठे, महंगे जी समझ आ गई, जो आप बात कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक है, अब बताएं प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने यही कहा कि यार मैं ये चाहता था कि 40-50 हज़ार की एक कंपनी हो, वो काम करें, हम कोई ग्लोबल नाम बनाइए, तमाम का तमाम। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि एवरी वन वॉन्ट्स टू बी द सीईओ ऑफ द कंपनी। ठीक है, एवरी वन वॉन्ट्स कि जी ये मेरा स्टार्टअप है। एवरी वॉन्ट्स टू हैव तख्ती, नेम प्लेट एंड विजिटिंग कार्ड विद द सीईओ। वो अपने कमरे के बाहर जो है ना वो जो है ना उसकी नेम प्लेट अच्छी होनी चाहिए, उसके पास जो कार्ड है वो स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके बगैर वो काम जो है करता नहीं है। तो मैंने ये कहा कि ठीक है यार तुम काम करो, तुम एक अलग कंपनी हो, उस कंपनी के तुम ही सी हो, तुम्हारे ये 3 4 5 एम्प्लॉयज हैं, ये एक नया पैकेज है। ठीक है, और मैंने बिजनेस प्रोसेस को इंटीग्रेट करने लग गया, क्योंकि मेरे 3 4 साल ज़ाया हो गए थे एंड आई वाज नॉट एबल टू गेट द रिजल्ट। अब ये सिचुएशन है, यस आई एम इन अ सिचुएशन वेयर आई एम एबल टू गेट द रिजल्ट कंपैरेटिवली मच बेटर देन जो मेरा पहला का एक्सपेरिमेंटेशन है। तो यू कैन इमेजिन दे लुक एट द प्रॉब्लम्स के, जहाँ आपको जो भी हो तो आप कहते हैं "अच्छा यार तुम सेटिस्फाई रहो", लेकिन लोगों का मसला ये है कि उनमें सबमिशन नहीं है, वो किसी की सबऑर्डिनेशन में नहीं काम करना चाहते, लेकिन जब वो बॉस होते हैं तो वो चाहते हैं कि सारे बंदे काम करें। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर लोगों को उस वक्त फायर किया है जब मैंने उनको प्रमोट किया, क्योंकि प्रमोट करने के बाद उनका एटीट्यूड ही बदल जाता है, और वो जो टीम्स को जो है वो नहीं संभाल पाते, तो वो बड़ा प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम मैंने जो ज्यादातर देखा है स्टार्टअप में, वो एंटरप्रेन्योर्स के अपनी पर्सनालिटी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, और उनको लगता है कि वो आइडिया लेके आ गए तो बस हमने करना है। और मुझे उसमें सबसे अच्छी जो एग्जांपल है वो जैकमा की नजर आती है, जहाँ जैकमा ने कहा कि जी मेरा जो है सिर्फ दो ही ऑब्जेक्टिव हैं। एक, अपने से ज्यादा कॉम्पिटेंट बंदों को अपने से नीचे लेके आऊं, और जब मेरी कंपनी में इतने सारे कॉम्पिटेंट लोग होते हैं तो मैं उनको पर्पस के साथ अलाइन करता हूं। तो इट इज नॉट द सबमिशन ऑफ ईच एंड एवरी इंटेलिजेंट एंड द गुरु पर्सन, ठीक है ना, दैट इज इन द डाउन स्ट्रीम अंडर माई सुपरविजन, एंड टू हैव अ सबमिशन टूवर्ड्स मी। इट मस्ट बी द पर्पस, द गोल, द कंपनी, कि आपने उसको सर्व करना है। यहाँ जो अल्टीमेट गोल होता है वो ये कहता है मुझे सर्व करना है, और वहां से जो प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होता है। सो देन अगेन हमारी जो कॉस्टिंग है उसकी जो कैलकुलेशन है वो हमारे पास सही नहीं होती। अक्सर हम लोगों की बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप्स हम बिजनेसेस को बिल्ड कर रहे होते हैं, और जुबान पे बिल्ड कर रहे होते हैं, तो हम तमाम एक्स जो हैं वो एक बास्केट में डाल देते हैं, जिसकी वजह से आप अक्सर बैंकरप्ट होते हैं। मैं अपने पहले स्टार्टअप में जब बैंकरप्ट हुआ तो द ओनली रीजन वाज आई पुट ऑल दी एग्स इन द सेम बास्केट। और अगेन मैं हमेशा एहतियात करता हूँ कि ऐसा जो है वो ना हो, और मेरी एक नेचुरल सोसाइटी की वजह से ये टेंडेंसी भी है कि फिर भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर। तो मैं बार बार अपने आप को समझाता हूँ कि नहीं, आपने ऐसा नहीं करना, दैट इज योर वीकर साइड, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। बट अगेन आपको कभी भी किसी भी एक चैनल के ऊपर रिलाई नहीं करना होता, अल्टरनेटिव चैनल देखने होते हैं, और कहीं भी एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है वो नहीं जाना पड़ता, और कल्चरल कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो हमारे पास हैं। तो अगर हम उसको रैप अप करने की तरफ जाएं, तो आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इलास्टिसिटी कितनी है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, आपके पास प्रॉफिट पर यूनिट जो है वो कितना है, आपके पास पर यूनिट मार्जिन है या नहीं है, क्या आप अपने सिस्टम और प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या आपकी रियल टाइम मॉनिटरिंग है, और क्योंकि मॉनिटरिंग होगी तो फिर डाटा आएगा, उसकी बेसिस पे आप एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और आपके पास
लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी है, क्या आपका एडेप्टिव कल्चर और गवर्नेंस है कि आप एक्सपेंड करेंगे तो आप बढ़ेंगे। जैसे मैं हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कहता हूँ कि अल्लाह ताला इंसान को पहले अहल करता है और फिर अता करता है। तो अगर आप में वो एबिलिटी पैदा हो जाएगी, हम ऑटोमेटिकली ग्रो कर लेंगे। और मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन सिर्फ और सिर्फ एक बेसिस पे लेता हूँ, अपनी टीम को देख के। तो अगर मैं टीम का पोटेंशियल होता है मैं डिसीजन ले लेता हूँ, टीम का पोटेंशियल नहीं होता तो डिसीजन नहीं लेता। तो माय द फर्स्ट रूल इज फर्स्ट डू देन व्हाट। ऐसा नहीं है फर्स्ट व्हाट एंड देन हु, क्या करना है और फिर किसको लेके आना है। लेकिन स्टार्टअप्स में नॉर्मली अगर आप देखें तो जो रूल है वो फर्स्ट व्हाट है एंड देन हु है। कि आप सबसे पहले आइडिया पे काम करते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा आइडिया ठीक हो। और जब आपका आइडिया ठीक होता है तो उसके बाद आप कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, आप लोगों को ऑन बोर्ड लेके आओ। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपके रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे अगर आप हार्वर्ड का जो केस स्टडी है फ्रॉम गुड टू ग्रेट वाला, या लेवल 5 लीडरशिप जो है, जो बुक है गुड टू ग्रेट और उसकी समरी लेवल 5 लीडरशिप में, उसमें भी अगर आप देखें तो उन्होंने इतना बड़ा एनालिसिस करने के बाद ये जो रूल उन्होंने भी डिफाइन किया है, दैट वाज फर्स्ट टू देन व्हाट। मेरा भी अपनी लाइफ की जो 20 साल का एक्सपीरियंस है, दैट इज फर्स्ट हु देन व्हाट। तो आपके साथ कौन से लोग खड़े हैं उनकी बेसिस के ऊपर आप बिजनेस डिफाइन करते हैं। और अक्सर दुनिया के जो स्टार्टअप्स हैं अगर वो बने हैं तो वो इन्हीं जो हैं वो बेसिस के ऊपर जो हैं वो बने हैं। फिर अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है तो उनकी एनेबलमेंट है, आपके पास जो है टोटल मॉडल्स क्या हैं, और आप अपनी जो रेवेन्यू के एक्सपेंशन हैं वो किस तरीके से जो है कर सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टर के हवाले से बात करें तो आपके पास आप कितना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितनी ग्रोथ मिलेगी। नॉर्मली इन फ्रेंड्स का इन्वेस्टर देखता है आपके ग्रॉस मार्जिन्स को, देखता है आपके ब्रेक इवन्स को देखता है, और आपकी जो पहले भी हमने बात की कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की, उसको जो है वो देखता है। सो आपका लिए जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले देखें कि आपका जो भी बिजनेस है उसमें क्या बॉटलनेक्स और रिस्क हैं। उसमें जो आपके पास स्केलेबिलिटी के हाइपोथेसिस और केपीआईज जो हैं वो क्या है। क्या आप अपने बिजनेस को 10x कर सकते हैं, उसका क्या प्लान है, क्या वो प्रैक्टिकल है या नहीं है। और उसके लिए कौन सा बजट जो है वो रिक्वायर्ड, या कितना बजट जो है वो रिक्वायर्ड होगा। देन इट्स माय लास्ट कंपोनेंट ऑफ द सेशन, जहां मैं कुछ बिजनेस मॉडल्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ये बिजनेस मॉडल इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि ये ओवरऑल पूरे के पूरे बिजनेस में अप्लाई होते हैं, लेकिन आपके लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज नॉट ओनली लिंक विद स्केलेबिलिटी और इन अ स्टार्टअप फेज, बट ओवरऑल इट विल लीड टुवर्ड्स द ग्रोथ। लेकिन और हो सकता है कि इनमें से शायद आपने कुछ मॉडल्स को पहले स्टडी किया होगा, या कुछ और जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उसमें वो डिस्कस किए होंगे। लेकिन एटलीस्ट जो पहला मॉडल है ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड देन जो लास्ट मॉडल है वो शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो फिर ग्रोथ का मॉडल है। लेकिन वो ग्रोथ का मॉडल भी हमें उस वक्त समझ आएगा जब हम पहले वाले कुछ मॉडल्स को देख सकेंगे। तो जो पहला मॉडल है वो आपके पास स्ट्रैटेजी का मॉडल है। दुनिया में आप स्ट्रैटेजी का वर्ड जहां इस्तेमाल कर लें, आप उसको बिजनेस स्ट्रैटेजी कहें, आप उसको कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी कहें, आप उसको एचआर स्ट्रैटेजी कहें, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी कहें, सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी कहें, इनोवेशन स्ट्रैटेजी कहें, नेशन स्ट्रैटेजी कह लें, मॉडल जो स्ट्रेटेजिक है वो सेम रहे। और वो ये है कि कीपिंग इन माइंड योर विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यू हैव टू एनालाइज योर इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, having strengths and weaknesses as an internal factor and opportunities and threats as an external factor। और नॉर्मली हम बिजनेस में इसको SWOT एनालिसिस कहते हैं। सो एंड बेस्ड ऑन दैट SWOT एनालिसिस यू डेवलप एन एक्शन प्लान whose outcome must be identification of the core competencies, and out of these core competencies there must be one competitive advantage or two competitive advantages। So अगर मैं इस पूरे मॉडल को वन लाइनर कहूँ तो ऐसी प्लानिंग जिसका आउटकम आपका कंपेटिटिव एडवांटेज होता है वो आपकी स्ट्रेटजी होती है। आपका कोई भी बिजनेस इस मॉडल के बगैर नहीं चलता। जब भी आप अपना स्टार्टअप करें, बिकॉज आप स्टार्टअप में ये कहते हैं यूनिकॉर्न होगा, वो आप अपने यूएसपी की बेसिस पे करते हैं। आपका अगर यूएसपी इमिटेबल है, उसको कोई कॉपी कर सकता है, वो किसी और के पास है, फिर आप सक्सेसफुल होना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। और उसमें भी अगर वो आपसे उसमें अच्छा हो जाएगा आप आउट हो जाएंगे। मैं अक्सर अभी क्योंकि वो रात को वॉर क्राइसिस हुआ और वो ऑब्वियसली पूरी रात जो है वो जागते रहे और देखते रहे भी रहे, और बात पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी की भी, राफेल की भी, उनकी भी हो रही थी। तो मैं ये देख रहा था एयरफोर्स की स्ट्रेंथ के हवाले से कि पाकिस्तान या इंडिया
अगर वो अपने एयरप्लेन्स बनाता भी रहता, लेकिन आपके एयरप्लेन्स वो बना रहा है, लेकिन आपके पास एयरप्लेन्स जो हैं उनकी जो क्वालिटी है वो 90% है, और आप अगर फ्रांस या चाइना या अमेरिका से ले रहे हैं वो 100% है, तो क्या आपने 20-30 साल वो पूरी इंडस्ट्री बनाने के बाद भी क्या उसकी जरूरत होगी? आप किन लोगों के ऊपर जाके गिराएं? वो जहाज क्या कर सकते होंगे? क्योंकि आपकी वो एक्यूरेसी और प्रिसीजन की बात है, और वो मार्केट में अगर किसी और के पास अच्छी है और उसके पास आपके पास 100 जहाज हैं और उसके पास 2 जहाज भी हैं, तो वो शायद जो टर्न अराउंड कर सके। और दुनिया में जितना भी रूल हुआ वो हर दफा उसी टेक्नोलॉजी की वजह से हो। आपके पास कभी तलवारें आ गई तो आप जीत गए, कभी तीर आ गए तो हो गए, कभी बारूद फट गया तो जीत गए, कभी गोली बन गई तो आप जीत गए, तो कभी जहाज मिल गए तो आप लोगों ने दुनिया को कंकर करना शुरू कर दिया, एंड सो ऑन। तो फिर न्यूक्लियर बम जब आपने कर दिए तो आप वर्ल्ड पावर बन गए। सो दुनिया को दिखाया और दुनिया ने कहा हम आपसे नहीं लड़ सकते। तो सारी की सारी चीजें जो है वो कंपेटिटिव एडवांटेज पे हैं। अब बिजनेस जो है, अगर आप उसको देखें, जो आज का बिजनेस है दुनिया में वो इसी बेस पे बना है। वो इट इज अगेन लाइक अ वॉर, जहाँ एवरी वन इज योर कंपेटिटर। इफ यू वांट टू ग्रो, सो आपका सिर्फ एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एंड दैट इज योर कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपेटिटिव एडवांटेज कहते कहते हैं, कंपेटिटिव एडवांटेज आप अपनी उस कोर स्ट्रेंथ को कहते हैं जो आपके पास है, आपके कंपेटिटर्स के पास नहीं। प्रोडक्ट आपके पास भी हो सकेगा, प्रोडक्ट आपके कंपेटिटर्स के पास भी होगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम डैनियल, अल्लाह के शुक्र। डैनियल इमरजेंसी तो नहीं है कुछ? मैं एक एक घंटे तक कॉल करता हूँ, बस मैं ट्रेनिंग में हूँ। ओके, थैंक यू। सो आपके पास जो है वो कंपेटिटिव एडवांटेज जो है, दैट्स वेरी सिंपल। कि कोई भी ऐसी चीज दुनिया में जो आपके पास है आपके कंपेटिटर के पास, इट कैन बी योर ह्यूमन रिसोर्स, इट कैन बी योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, इट कैन बी योर product delivery, it can be your even product packaging, it can be your the branding and the impression, it can be maybe a person or a founder, it can be anything, it can be anything, लेकिन वो चीज किसी और के पास ना हो। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें, मैंने दो तरह के लोगों को देखा, और अब मैं अब इंडिविजुअल है। अच्छा, यही मॉडल अगर आप अपनी पर्सनैलिटी पे एज एन एंटरप्रेन्योर अप्लाई करें तो आप ये देख सकते हैं, और फिर आप ये देखेंगे कि आप किस आइडिया की बात करें। तो आइडिया आपने गूगल से लिया, मार्केट को देखा, या आपने खुद को देखा? तो अक्सर मैंने बिजनेसेस को फेल होते हुए देखा है, बिकॉज वो किसी आइडिया को देख रहे होते हैं, वो खुद को नहीं देख रहे होते हैं। तो अगर वो आइडिया आपकी स्ट्रेंथ नहीं है तो आपको वो नहीं करना चाहिए। और उसकी मैं आपको सिंपल एग्जांपल जो है वो दे देता हूँ। मतलब माय कोर was over the period of time was incubation. I established Pakistan's largest incubation, Kahava has visited. It was a 68,000 square feet building in the government with the name of B Icon. फिर हम लोगों ने इनके साथ मिलके पाकिस्तान इंक्यूबेशन नेटवर्क भी बनाया। हम लोगों ने स्टार्टअप पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो हिस्सा लिया। उसी की बेसिस के ऊपर जो मैंने उसमें एफिशिएंसी देखी उनकी बेसिस पे एक्सट्रीम कॉमर्स इंक्यूबेशन नेटवर्क हम लोगों ने अक्रॉस पाकिस्तान बनाया। तो आई एस्टेब्लिश पाकिस्तान लार्जेस्ट incubation and then I established Pakistan's largest incubation network. जब वो incubation network largest बनाया, so last year I acquired all the incubators in Pakistan, और मैंने उसको रीब्रांड कर दिया विद द नेम ऑफ स्किल्सवेटर। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, अब मैं ई कॉमर्स में आऊँ, मैं कहता हूँ ई कॉमर्स में बड़ा पैसा है, मैं अमेजोन में चला जाऊँ, मैं ईबे में चला जाऊँ, वॉलमार्ट में चला जाऊँ, ये करना शुरू कर दूँ, वो करना शुरू कर दूँ, मेरे को हर बंदे को मैं ये करवा, लेकिन मैंने वो खुद नहीं किया। मैंने एक्सीलेंस जो हासिल की, मैंने अपनी उसी कैपेबिलिटी में हासिल की जो मेरी स्ट्रेंथ, रादर देन कि मैं उस फील्ड्स में करूं जिस फील्ड्स में हम लोगों को एनेबल कर रहे हैं। और हमारे पास बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो जिन्होंने मिलियन डॉलर को, हमारा तो $1 मिलियन का होता है, $1 बिलियन का होता नहीं है, तो जो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्केल कर चुके हैं, वो बना चुके हैं जो हमारे इनक्यूबेटर। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, आपने ये देखना है कि कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जो आपका कंपेटिटिव एडवांटेज है। कंपेटिटिव एडवांटेज वो होगा जो सिर्फ आपके पास होगा। जिस दिन वो दूसरे के पास चला गया वो आपका कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं। मार्केट में आपका सर्वाइवल सिर्फ कंपेटिटिव एडवांटेज की वजह से होता है। आप आज जाके देखें, दुनिया में जितनी कमर्शियल एड्स को देख, जिस भी चीज को देख लें, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट कर रही होंगे अपने कंपेटिटिव एडवांटेज। बैंक्स हैं, सारे एक ही तरह के बैंक्स हैं, सब में जाएंगे आप पैसे रखेंगे, लेकिन हर बैंक अब कहीं ना कहीं कोई कंपेटिटिव एडवांटेज आइडेंटिफाई करेगा और उसको सेल करेगा। वो जब दूसरे अडॉप्ट कर लेंगे वो किसी और को कंपेटिटिव एडवांटेज बनाएंगे। अब जो गलती जो है वो हमारे एंटरप्रेन्योर्स या इंडिविजुअल्स करते हैं अपनी लाइफ में भी, और एक जनरल भी एडवाइस है, बिकॉज आई बिलीव कि जो मेजोरिटी ऑफ दी जो स्टार्टअप्स यहाँ बैठे होंगे या स्टार्टअप फाउंडर्स होंगे उनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं होगी। दे मस्ट बी अराउंड देयर इन ट्वेंटीज होने चाहिए। बेशक वो लेट ट्वेंटीज हैं या मिड ट्वेंटीज हैं या अर्ली ट्वेंटीज हैं, लेकिन आपको लाइफ के किसी भी हिस्से में
कभी भी अपनी वीकनेसेस को मिनिमाइज करने के लिए अपनी एनर्जीज को, अपने फाइनेंसेस को, अपने टाइम को ड्रेन ना करें। ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज योर एक्सेल, मैक्सिमाइज योर कंपेटिटिव एडवांटेज। दुनिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर वो, या कोई बिजनेस या कोई इंडिविजुअल अगर आप अपनी गलतियों को या अपनी वीकनेसेस को रिड्यूस करने में या कम करने में या खत्म करने में लग गया तो वो आगे ग्रो नहीं कर पाता। तो आपने अपना कंपेटिटिव एडवांटेज आइडेंटिफाई करना है, वो अपनी स्ट्रेंथ की बेसिस पे होंगे, और उसमें इतनी एक्सीलेंस लेनी है कि कोई और उसको कॉपी ना कर सके। जब तक कोई कॉपी नहीं करेगा आप मार्केट में रहेंगे। जस्ट इन वो इमिटेट हो गया, either you have to find a new competitive advantage or you have to shift or you have to quit। so ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लोग देखें और अपने बिजनेस को देखें तो सबसे पहले बेसिकली आप ये देखें कि आपके पास कोई कंपेटिटिव एडवांटेज है या आप लोगों के पास कोई कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं कि जी आपका एज एन इंडिविजुअल कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है, तो आई एम द ओनली पर्सन इन पाकिस्तान, ठीक है ना, जिसकी को स्किल बेस्ड इंक्यूबेटर्स की वो अंडरस्टैंडिंग है दूसरों को नहीं। जो इतने लंबे तक अरसे तक जो है मौजूद है, जितने इतने इंक्यूबेटर्स जो हैं वो चलाए हुए हैं, जिसने 1 बिलियन से ऊपर का टर्नओवर जो है वो थ्रू इंक्यूबेशंस जो हैं वो किया हुआ, और एस्टेब्लिश भी किया, उनको मेंटेन भी किया, सस्टेन भी किया। सो देयर इज नो वन इन एन इंडस्ट्री, देयर इज नो वन इन एन गवर्नमेंट जो स्किल बेस्ड इंक्यूबेटर्स के ऊपर जिन्होंने काम किया, एस्टेब्लिश किया वो। तो दैट इज सम यूनिकनेस जो कि हर बंदा अपने उसमें आइडेंटिफाई कर सकता है। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग लूप है, ये आपको बहुत शुरू में पढ़ाया होगा, मैं इस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। लेकिन जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब भी आपने स्केलेबिलिटी इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है, कंपेटिटिव एडवांटेज एक प्रॉब्लम है, आपकी प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग भी वो एक प्रॉब्लम है, तो हम देखते हैं कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि उसके ऊपर हम उस जो भी सोल्यूशन है उसके लिए इंफॉर्मेशन कैसे एक्ट्रैक्ट करेंगे और सोल्यूशंस कैसे देंगे। उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होती है हम उसको सेलेक्ट करते हैं, उसको हम बिल्ड करते हैं और टेस्ट करते हैं। फिर हम कहते हैं कि क्या जो हम लोगों ने सोचा था वो रिजल्ट ठीक है या नहीं है। और यही वाली जो लूप है वो बार बार जो है रिपीट होती रहती है। तो दैट इज अ वेरी नेचुरल लूप। तो इट इज, आप उसको मॉडल कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है इट शुड वर्क लाइक दिस। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अप्रोच है वो डिजाइन थिंकिंग अप्रोच। और डिजाइन थिंकिंग अप्रोच जो है वो मॉडल अप्लाई करना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक कि हम वो अप्लाई नहीं करते तो हम नहीं करते। अब अगर आप अमेजोन को देखें, मैं एग्जांपल देता हूँ फिर डिजाइन थिंकिंग की तरफ आता हूँ। तो अमेजोन 94 के अंदर एस्टेब्लिश होता है, 98 के अंदर वो पहली दफा किताबों के अलावा, तो सबसे पहले वो एस्टेब्लिश हुआ। 4 साल के बाद अगर आप देखें तो उसने 4 साल तक सिर्फ किताबें बेची। उसने ये नहीं कहा कि क्योंकि मेरे पास प्लेटफॉर्म है तो मैं ये भी बेच सकता हूँ, ये भी बेच सकता हूँ, ये भी बेच सकता हूँ, ये भी बेच सकता हूँ। और अगर अब आप ये देखें इस स्लाइड में, तो इससे पहले मैंने जितनी भी स्लाइड्स आप लोगों को डिस्कस की हैं, तो वो उन तमाम की जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको नजर आती है। और इसी वजह से मैंने उसको ईयर्स के साथ लिंक किया कि इट टुक Amazon और जेफ बेजोस 4 years टू मूव फ्रॉम बुक्स टू एनी अदर। क्या वो पहले साल के बाद बुक्स के अलावा कुछ नहीं दे सकता था? बिल्कुल दे सकता था। लेकिन वो, इट इज नॉट ओनली द बुक्स और द प्रोडक्ट, इट इज द होल प्रोसेस। क्या आप उस पूरे के पूरे होल प्रोसेस को देखते हैं और कहते हैं कि क्या मेरे में ये एनेबलमेंट है कि मैं उन तमाम को लेके जो है वो आ सकता हूँ। 98 से 2002 तक उन्होंने ये कहा कि जी हम लोगों में एक परसीव्ड अप्रोच है कि हमें अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो दो तरह के पैसे देने पड़ते हैं। एक हमें देने पड़ते हैं उस प्रोडक्ट के पैसे, और एक हमें देने पड़ते हैं शिपमेंट के पैसे। तो बेहतर ये है कि हम आ जा रहे हो तो हम वो चीज़ों को ले लें मार्केट। तो उसने कहा कि भाई जो आपके पास जो शिपमेंट है वो हम ये कह देते हैं कि जी वो फ्री, वो एम्बेडेड कॉस्ट होगी, उसी प्रोडक्ट के अंदर होगी। लेकिन जो जो माइंडसेट है वो भी हम ये कहेंगे, और कॉस्ट इतनी होनी चाहिए कि लोगों को जितनी कॉस्ट मार्केट स्टोर्स में जाके पड़े उतनी कॉस्ट के अंदर हम देते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली, अगर आप शायद आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस यूएस मार्केट में कस्टमर्स के हवाले से नहीं है, तो जो यूएस मार्केट है वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं है। हमें यही लगता है क्योंकि ब्रांड सारे के सारे अमेरिका से एस्टेब्लिश होते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस होंगे, तो वो ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं। अगर मैथ लेवल के ऊपर अगर आप लोग जो हैं वो देखते हैं तो वो यही है कि ये मेरी ज़रूरत है और क्या ये चीज़ मुझे आ रही है या नहीं आ रही। एंड देन वो बहुत ज़्यादा जो है ना कंज्यूमर इंटेंसिव मार्केट है, क्योंकि वो परचेजिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। और एक प्रोडक्ट को आएंगे, इस्तेमाल करेंगे, फिर फेंक देंगे, फिर इस्तेमाल करेंगे, फेंक देंगे। तो जब भी कोई सीजन चेंज होता है, कट चेंज होते हैं,
नीमट चेंज होता है तो वो आएंगे और स्क्रैप भरे पड़े होंगे और उसके बाद वो फिर नए प्रोडक्ट ले रहे होंगे, उनको खुद भी नहीं पता होगा कि उन्होंने वो चीजें कितनी दफा ली हैं। तो एक एंड उसके पीछे पूरी की पूरी साइंस है कि वो इंडस्ट्री उस तरीके से कैसे तैयार हुई और कॉर्पोरेट ने वो किस तरीके से इस चीज की तरफ रागिब किया। बट अगेन तो वो वाली चीज है, तो इट वाज अमेजोन के ऊपर शायद आप बहुत अच्छे ब्रांड्स देखें, आपको ऐसे ब्रांड्स नहीं मिलते, लेकिन वो कहते हैं ये मेरी नीड है, वो सर्च करते हैं, इन्होंने भी चीज ऊपर आती है वो उसको ले देन अब देखें कि उन्होंने फ्री शिपमेंट के बाद जो है ऑनलाइन बुक्स जो हैं वो 2007 के अंदर जो हैं वो दी। और अगर आप 2014 15 16 के अंदर देखें तो देन वो लोग सब कुछ बेच रहे हैं। तो ये वो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जब उस पूरे के पूरे प्रोसेस में रिगर आ गई, अंडरस्टैंडिंग आ गई और उन्होंने कहा हम अब स्केल कर सकते हैं, तमाम की तमाम चीजें हो सकती हैं, और फिर उन्होंने कहा अब आने दें तमाम के तमाम। अब अगर आप वो डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस को देख लें, ठीक है, तो डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस ऑलवेज स्टार्ट्स विद एम्पैथी, कि जहां आप ये देखते हैं कि जो मैं दे रहा हूँ वो ऑडियंस के लिए है, वो कस्टमर सेंट्रिक है, कस्टमर उससे हैप्पी है, और आपको ये पता चलता है उसे इंटरव्यू करके, उसे फीडबैक लेके, फिर उसके फीचर्स के बारे में देखें कि उसकी क्या फीलिंग्स है। यहाँ अक्सर लोग बहुत से पीएल्स वगैरह को करते हैं, मैं सिंपल कहता हूँ, मैंने कहा यार आपका कोई भी जाने वाला अमेरिका में बैठा उसको दिखा दें ये चलेगा नहीं चलेगा, वो बता देगा, वो 80% 90% एक्यूरेसी से बताएगा, बिकॉज उसको उस कल्चर का पता है। आप यहाँ आके डाटा और एनालिसिस के बेसिस के ऊपर देख रहे हैं, ये नहीं ये डाटा ये कह रहा है ऐसा वैसा होगा, आपका डाटा जो है ना वैसे सच बोलता है हमेशा, लेकिन यहाँ आके वो गलती कर सकता है, बिकॉज वो उस कंज्यूमर बिहेवियर की राइट रिफ्लेक्शन शायद उस तरीके से ना करे, और ऐसा होता है। सो आप क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, उसके फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद फिर आप डिजाइन करते हैं कि क्या अब जो मैं फीचर्स लेके आ रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है, मैंने और फीचर्स को ऐड करना है, जो एग्जिस्टिंग फीचर्स को बेहतर करना है, या वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि मैंने उसको सिंप्लीफाई करना है। तो इट इज नॉट, बहुत से आपके पास जो आप मोबाइल्स को देख लें, वो इस वजह से खत्म हुए या नहीं चल सके क्योंकि उसके अंदर इतने ज्यादा फीचर्स थे कि इट वॉज मेकिंग इट सो कॉम्प्लिकेटेड। या अगर आप एप्पल्स को भी देख लें तो उन्होंने कहा जी आपके पास बटन की जरूरत ही नहीं, और वो टच स्क्रीन करके आया। उससे पहले अगर आपको एप्पल याद होगा, डेट वॉज बेस्ड अपॉन अ सिंगल बटन, कि आपके पास एक बटन के ऊपर सारी की सारी चीजें हों। तो वो कि आप उसको उस सोल्यूशन को कितना सिंप्लीफाई करके दें, क्या वो आपकी जो यूजर है उसकी नीड क्या है। तो जब आप डिफाइन कर लेते हैं फिर आप उसको आइडिएट करते हैं, फिर आप उसको ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, आप उसके सोल्यूशन क्रिएट करते हैं, आपको प्रॉब्लम की समझ आ गई है, अब आपने उसका सोल्यूशन बनाना शुरू किया। जब आपको समझ आ गया इसका सोल्यूशन ऐसे बनेगा, आप उसको प्रोटोटाइप के बेसिस पे सोल्यूशन बनाते हैं, मार्केट में भेजते हैं, टेस्ट करते हैं। अगर कस्टमर उसके ऊपर सेटिस्फाई होता है ठीक है, नहीं होता फीडबैक आता है, समटाइम्स कस्टमर उसको बार बार यूज करता है तो उसको पता चलता है कि क्या गैप है। और इस वजह से ये पूरा का पूरा डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहा है। आप कॉन्टिन्यूसली कस्टमर से फीडबैक ले लेते हैं, और कस्टमर का फीडबैक भी एवर इवॉल्विंग होता है इन मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्ट। और फिर आपको कुछ ऐसे 10% कस्टमर्स होते हैं जो बहुत क्रिटिक होते हैं और आपको बताते हैं कि अगर इसमें ये हो जाए तो बेहतर है, ये हो जाए तो बेहतर है, 90% वो यूज करते रहते हैं। लेकिन उन 90% का मसला ये होता है कि वो आपके लॉयल कस्टमर्स नहीं होते। अगर उससे बेहतर प्रोडक्ट कोई भी ले आएगा वो आपसे स्विच होकर उन प्रोडक्ट्स पे चलेगा। तो ये चीज जो है वो देखना जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बिजनेस मॉडल है वो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, वो बिजनेस कैनवस मॉडल का। और इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप लोगों को होगी भी सही, लेकिन होनी बड़ी जरूरी है कि दिस इज अ वन पेजर बिजनेस प्लान जब आप लोग करते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि मेरे ये की पार्टनर्स होने चाहिए, ये एक्टिविटीज मैंने करनी है, ये मेरे पास रिसोर्सेज हैं, ये मेरे पास जो कंपेटिटिव एडवांटेज वैल्यू प्रपोजिशन है, कस्टमर रिलेशनशिप्स, चैनल, आपकी कस्टमर सेगमेंटेशन, टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल रेवेन्यूज कितने हैं। तो ये आपका दैट इज अ वन स्लाइडर, लेकिन उसके ऊपर आपके पास पूरा का पूरा आपके जो बिजनेस है वो आपके पास जो है वो एक पेज के ऊपर आ जाता है, और आप उसको जो है वो मेंशन करते हैं। दूसरा, जब आपने वो आइडिया बना लिया देन यू हैव टू गो टू द मार्केट। तो हम उसको जो नेक्स्ट, और इट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स सेकंड लास्ट मॉडल, जिसको हम गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी जो है वो कहते हैं, जहां आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव था, मैंने कस्टमर की इस नीड को सेटिस्फाई करना था, फिर ये मेरी जो है वो टारगेट मार्केट है। और आप जब टारगेट मार्केट को देखते हैं तो फिर आप देखते हैं कि आपके पास इधर इट्स किड्स और मेल्स और फीमेल्स किस एज ग्रुप के हैं, उनकी क्या डेमोग्राफिक्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उस टारगेट मार्केट के अंदर आपके पास जो है टारगेट जो कस्टमर्स हैं स्पेसिफिकली वो क्या हैं, उनकी नीड्स और उनकी जो बिहेवियर्स और उनके कंज्यूमर बिहेवियर के हवाले से आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो डिफरेंट दे रहे हैं जो दूसरे नहीं दे रहे, और फिर आप उनको किन किन चैनल के जरिए जो है वो रीच कर रहे हैं। उसमें फिर आपके पास आते हैं कि आपके पास मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, उसके केपीआईज क्या हैं, और सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं वो क्या हैं।
लास्ट बट नॉट लीस्ट इज, जिसके ऊपर आज का हमारा पूरा सेशन था, एंड देन इट विल बी अ Q&A सेशन, कि अर्ली स्टेज टू ग्रोथ हैकिंग जो है वो होती क्या है। अगर आप ये देखें तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो दैट इज समराइज इन दैट सिंगल स्लाइड, कि आपके पास कॉन्सेप्ट से देखें तो इधर डायरेक्शन आ रही है, और आपके पास प्रॉब्लम सोल्यूशन और ग्रोथ वाले जो हैं वो फेजेस आ रहे हैं आपके पास। अगर आप वाई एक्सिस पे देखें तो इट इज़ एन आइडिया, और आइडिया की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ रहे हैं। और आपके पास अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो प्रॉब्लम क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी सोल्यूशन क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग, और फिर ग्रोथ कैसे होगी उसकी अंडरस्टैंडिंग। शुरू में अगर आप देखें तो आप डिजाइन मॉडल पे जाएंगे, फिर लीन पे, फिर एजाइल पे, फिर ग्रोथ हैकिंग पे। और अब अगर हम पहले में आ जाते हैं, सो दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड। तो आपके पास जो साइकिल है वो कैसे जा रहा है, आपके पास साइकिल जो है वो आता है कि आप आइडिएट करते हैं, जो हमने डिजाइन थिंकिंग की बात की थी। आप आइडिएट करते हैं, उसके पास तो आप के अंदर जो है वो एम्पैथी आती है, एम्पैथी के बाद आप उसको डिजाइन करते हैं, डिजाइन करके आप उसको आइडिएट करते हैं, आइडिएट करने के बाद आप प्रोटोटाइप बनाते हैं, प्रोटोटाइप को टेस्ट करते हैं। और जब प्रोटोटाइप को टेस्ट कर लेते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ हमें प्रोडक्ट को ऐसे ही रखना है या फिर क्लियर नहीं रखना है। जब आप टेस्ट करते हैं उसको जो फीडबैक होता है, ठीक है ना, उसकी बेसिस पे कहते हैं कि कोई क्या हम 100% जेन्युइन नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं या एडिशन रिक्वायर्ड है। इफ एडिशन इज रिक्वायर्ड तो फिर दोबारा आप जो है कस्टमर के पास जाते हैं, उससे दोबारा फीडबैक लेते हैं, डिफाइन करते हैं, आइडिएट करते हैं, प्रोटोटाइप करते हैं। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ साइक्लिक नहीं मेंशन हुआ, लेकिन इस जो हमने डिजाइन थिंकिंग की बात की तो ये बिल्कुल वही डिजाइन। लेकिन आपने डिजाइन थिंकिंग कर ली, अब आके जो नेक्स्ट फेज है उसमें आप लीन होते हैं, बिकॉज अब आपका वो लर्निंग कर्व डेवलप हो गया कि आपने डिजाइन थिंकिंग के बेसिस के ऊपर चीज़ों को डेवलप करना। तो आप क्या करते हैं, आप इस पूरे प्रोसेस को लर्न करते हैं, उसको लर्न करने के बाद आप अपने पूरे सिस्टम को डिजाइन थिंकिंग के मुताबिक बिल्ड करते हैं, और फिर आप उसकी M&E मॉनिटरिंग करते हैं कि क्या मेरा सिस्टम जो है वो डिजाइन थिंकिंग को इनकॉर्पोरेट कर चुका है या नहीं कर चुका। और आप बहुत एक्टिवली अपने प्रोसेसेस की, सिस्टम्स की, सप्लाई चेन्स की तमाम चीज़ों की आप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। जब वो बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल के ऊपर आ जाता है और आपको पता चलता है कि ना ठीक है ये हमेशा इनबिल्ट है, और एक कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट वाला जो एलिमेंट है वो इस डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस से आता रहेगा, फिर आप एजिलिटी की तरफ जाते हैं। और अगर आप उस एजिलिटी में अगर आप देखें तो है क्या, कि आपने अब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ अगर आपने जाना है तो आपने की है फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूशन। उस एग्जीक्यूशन के बाद अब आपके माइंड में आया, सॉरी आप आपने किया बिल्कुल एग्जीक्यूशन, अब आप कहते हैं कि नहीं मैंने तो होना है इसको एनहेंस करना है, मैंने 2x पे लेके जाना है, मैंने 5x पे लेके जाना है। जैसे मैंने कहा था कि आप 10x की प्लानिंग करें, तो आप उसके लिए करते हैं स्प्रिंट प्लानिंग। आपने स्प्रिंट प्लानिंग की, उस प्लानिंग की बेसिस के ऊपर आपने एग्जीक्यूशन की उस प्लान की, और आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को इंक्रीज कर दिया, 5x 10x कर दिया। और फिर दोबारा आपने उसको रिव्यू किया कि क्या ये मैं 10x जो किया वो मैंने ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फ्लॉस तो नहीं है, डेफिशिएंसीज तो नहीं है। और फिर आप अगर वो डेफिशिएंसीज हैं आप उसको बैक करते हैं, पीछे जाते हैं अपने लीन प्रोसेस के ऊपर। और अगर 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 लीन प्रोसेस में गैप आता है कि सिस्टम ठीक नहीं था, प्रोसेस ठीक नहीं था, आप दोबारा डिजाइन थिंकिंग की तरफ जाते हैं, और डिजाइन थिंकिंग के दोबारा आप लीन की तरफ आते हैं, लीन के बाद दोबारा एजाइल की तरफ जाते हैं। और अगर आपका सिस्टम ठीक है, आप कहते हैं हाँ ठीक है 2x मैंने कर लिया, अब नेक्स्ट टारगेट मस्ट बी द 5x। तो आप 5x को प्लान करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के बाद रिव्यू करते हैं, और इसी तरीके से आप अपनी जो स्केलेबिलिटी है उसको देखते रहते हैं। अब एक जगह आएगी जहां आपको इस पूरे के पूरे प्रोसेस में सैचुरेशन लगेगी कि हाँ जब भी हम उसको 2x 3x 4x 10x लेके जाते हैं अब उससे ज्यादा नहीं हो रहा। तो पीछे जाके जब आप सिस्टम्स को देखते हैं आप कहते हैं नहीं सिस्टम लीन है, हमारा लर्निंग कर्व भी डेवलप है, डिजाइन थिंकिंग भी ठीक है, हम उसको बिल्ड भी करते हैं, मैयर भी करते हैं, बट अगेन हमें लगता है कि एक सैचुरेशन पॉइंट है। फिर आप देखते हैं कि ठीक है, तो क्या मसला है, कहीं टारगेट कस्टमर्स का तो मसला नहीं है, कहीं जितने भी हमारे पास पोटेंशियल टारगेट कस्टमर्स थे वो पूरे तो नहीं हो चुके। क्या हम जो अपने कस्टमर्स हैं उनको एनहेंस कर सकते हैं, क्या किसी हम और रीजन में जा सकते हैं, किसी और कंट्री में जा सकते हैं, किसी और क्लास में जा सकते हैं। जैसे जॉनसन जॉनसन की एग्जांपल है कि वो पहले आप इट वाज फॉर द यूथ यंगस्टर्स, और उसके बाद उन्होंने बेबी जॉनसन लेके आए और उन्होंने सेम चीज को जो है वो नीचे किया और अपनी टारगेट ऑडियंस जो है ना उसको कम कर दिया। फिर आपके पास जो चैनल्स हैं, जिन चैनल्स के जरिए आप वो प्रोडक्ट देख रहे हैं,
क्या उन चैनल्स में हम इनोवेशन लेके आ सकते हैं? नहीं आ सकते। अभी हम मे बी फिजिकली कर रहे हैं, तो क्या हम ऑनलाइन जा सकते हैं या नहीं सकते हैं? अभी हम लोग खुद अप्रोच करें, क्या हम दरम्यान में डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो है वो लेके जो है वो आ सकते हैं? अभी हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल एज अ ब्रांड और एज अ प्राइवेट लेबल, क्या हम होल सेलर्स को दरम्यान में लेके आ सकते हैं या नहीं आ सकते? और मल्टीपल तरीकों से जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। या हम अप्रोच कर रहे हैं, क्या कोई कॉमर्स को लेके आ सकते हैं या नहीं आ सकते? क्या हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करके उसको मल्टीपल जगह पे एक्सेसिबल कर सकते हैं नहीं कर सकते? क्या हम हाइब्रिड मॉडल्स के ऊपर जो है कर सकते हैं नहीं कर सकते? फिर आप ये देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है मेरा या जो मेरी सर्विस है, उसमें एनहांसमेंट्स क्या हो सकते हैं? शायद आपको लगता है प्रोडक्ट बहुत परफेक्ट है, तो फिर वो जो आपकी जो कस्टमर सर्विस है, क्या उसमें एनहांसमेंट हो सकती है नहीं हो सकती? जैसे मैंने एप्पल की एकदम, आप आएंगे जो सी भी चीजें आपको एप्पल स्टोर पे मिलेंगी, आप पैसे देने भी चाहेंगे, वो कहेंगे जी नहीं चाहिए, रखें आप उनसे कहते हैं $1000 ले दें, वो कहते हैं नहीं जी आप मुझे $100 दे दें, $50 दे दें, बिल्कुल ठीक। और बाकी जो है आप समझेंगे आपको लगा ही नहीं। आप ऐसे होंगे जैसे आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो आप टिप देते हैं किसी एक दिन खाने की, उससे कम पैसे हम आपसे महीने के लें। क्या सर्विस में एनहांसमेंट्स जो हैं वो हैं नहीं? आपकी कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो रही है, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है? बिकॉज मेरी ये लर्निंग है कि ज्यादातर क्लाइंट्स आपसे भागता कस्टमर सर्विस के ऊपर इंटरेक्शन से है, आपकी एक्चुअल क्वालिटीज पे नहीं है। आपने उसको एड्रेस करके उसको एंगेज किया या नहीं किया? अगर आप उसको एंगेज नहीं करते और उसको डिस्कनेक्ट होता है, तो वो आपका लॉयल कस्टमर जो है वो नहीं बनता। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इज इनोवेशन अकाउंट। कि आप इन पूरे के पूरे प्रोसेसेस को, बिकॉज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आप उसको देखते हैं कि क्या ये सारी की सारी जो मैं इनोवेशन कर रहा हूँ, ये पूरे के पूरे प्रोसेस से मैं गुजर रहा हूँ, इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इतनी रिगरसली कर रहा हूँ, उसमें इतनी ज्यादा कॉस्ट आ रही है, ठीक है ना? क्या मुझे इन तमाम चीजों का आउटपुट भी है? या ये सारी चीजें चैनल्स बढ़ाने के बाद, अपने कस्टमर्स बढ़ाने के बाद, ऑफरिंग्स को एनहांस करने के बाद, में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो वहीं के वहीं खड़े हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि अल्टीमेटली वो आपको स्केल करके दे रही हो। अगर वो स्केल करके दे रही है तो ठीक है, अगर वो स्केल नहीं करके दे रही है और आपकी कॉस्ट भी उतनी ही बढ़ रही है, तो आप कहते हैं कि नहीं ठीक। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। अगर इसके अलावा कोई Q&A हो तो आई एम ऑल अवेलेबल। थैंक यू डॉक्टर विक्रम। ऑडियंस में से किसी का कोई सवाल है तो प्लीज अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, या चैट में अगर आपने कोई क्वेश्चन डाला है चैट में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अली हैदर ने चैट में क्वेश्चन डाला था कि वो टीम बिल्डिंग के हवाले से वो क्वेश्चन जो है उन्होंने खुद ही आंसर भी किया हुआ है, लेकिन अगर आप उस पर चाहें तो कोई और अपना भी फीडबैक शेयर करें। उनका सवाल ये है कि सर लाइक if someone is introvert but is skilled in technical side, not good in communication, so it should be handled by another person in a team who is extrovert. So ओके, मैं उसमें देखिए, हमारे पास तो हम अपने उधर इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के सेशंस वगैरह करवाते हैं। मेरी लर्निंग्स ये हैं कि मे बी टू स्टार्ट विद यस, लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट है ना कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट होंगे तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर होंगे, ये मिथ बड़ा गलत। और मैंने ये देखा है कि इंट्रोवर्ट लोग जो हैं, क्योंकि वो डीप, ज्यादातर, नॉट नेसेसरली, लेकिन डीप थिंकर होते हैं, टेक्निकली साउंड होते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज ज्यादा होता है, इस वजह से लॉन्ग टर्म के अंदर उनकी सेल्स भी बहुत अच्छी हो जाती है, बिकॉज वो थॉरो होते हैं। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल जो कि एक्सट्रोवर्ट है और वो सिर्फ इसी बेसिस के ऊपर बिजनेस या क्लाइंट्स की एक्वायर कर रहा है, बिकॉज ही इज वेरी गुड इन दी कम्युनिकेशन, ठीक है, सो लॉन्ग टर्म में अगर वो प्रोडक्ट नॉलेज ही नहीं लेता, तो उसके लिए बहुत बड़ी लिमिटेशन आ जाती। तो यस, अगर आप मुझसे पूछें तो इट्स एन आइडियल टू हैव लीथर कॉम्बिनेशन, बिकॉज इंट्रोवर्ट के लिए एक्सट्रोवर्ट होना बहुत ज्यादा मुश्किल। उसकी मेरे सिंपल एग्जांपल है, तो मतलब मैंने स्टार्टअप्स भी किए हैं, यूथ के साथ भी इंटरेक्शन है, यूनिवर्सिटीज में भी मैं रहा हूँ, और शायद 100 के से तो ऊपर लोगों के साथ इंटरेक्ट किया होगा। बट एज अ पर्सनैलिटी, बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट, इफ आई विल गो टू एनी इवेंट, मैं प्रोएक्टिवली लोगों के साथ जाके नहीं मिलूंगा। इफ समवन विल बी हैप्पी टू मीट टू मी, मैं आऊंगा, उसके साथ बहुत अच्छी बात करूंगा, देर तक बात करूंगा, लेकिन वो मैं करके आ जाऊंगा। या अगर वो 1000 के भी लोग हैं तो मैं, आई विल ओनली टॉक विद द पीपल आई नो, दैट्स इट। बट आई एम वेरी शाई इन इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ हु आई एम। और शायद मैं कोशिश करूंगा तो नहीं। सो अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो मैं किसी रिजॉर्ट पे जा रहा हूँ तो मैं उस रिजॉर्ट को, इन्वायरमेंट को एंजॉय करूंगा, रादर देन कि ये सोचूंगा चलिए नेटवर्किंग का टाइम लगता है, बिकॉज वो पर्सनैलिटी है। सो
रादर देन चेंजिंग माई पर्सनैलिटी आई हैव टू सी कि यार मैं उसके ऊपर स्ट्रेटेजाइज कैसे कर सकता हूँ, मैं जो मेरी बाकी स्ट्रेंथ है मैं उसको कंपेटिटिव बनाऊंगा। तो मैं कभी भी उसको एक लेवल से ज्यादा ओवरकम करने की कोशिश नहीं करता। सो एंड अगेन, नाम लेना जुर्म है, बट अगेन इमरान खान के हवाले से कह लें तो वो हमेशा अपने आप को ये डिफाइन करता है, वो है भी ऐसा। जितना भी इंटरेक्शन तो इंट्रोवर्ट है, वो आएगा लोगों में आएगा, वो बात करता रहेगा, वो खुद नहीं बात करेगा। लेकिन अगर देखें एज ए पॉलिटिशियन उसने बहुत सी चीजें कर ली है, तो ये सोचना कि इंट्रोवर्ट कुछ कर नहीं सकता, ऐसा गलत। लेकिन आपको इंटरेक्ट करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, अब मैं इंट्रोवर्ट के हवाले से और क्योंकि टीम्स की भी बात हुई, बड़ा इंटरेस्टिंगली बात बताता हूँ। अब देखें अमेरिका में इंडिविजुअलिज्म है, हर बंदा अकेले रहना पसंद करता है, और उसको कुछ हो जाता है अगर उसके साथ कोई और है। तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ नहीं रहते, बच्चे पेरेंट्स के साथ नहीं रहते। साल में एक दिन आता है जहाँ वो आते हैं, एक दो दिन के लिए रहते हैं, फन करते हैं, उसके बाद हर बंदा अपने अपने, लॉन्ग वीकेंड होता है, अपने अपने घरों में वापस चले जाते हैं। तो वो साल में सिर्फ दो तीन दिन होते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, एंड वो फिक्स हैं जहाँ फैमिलीज इकट्ठी होते हैं। बाद में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाता है तो मिल जाता है, एंड दिस इज अ होल कल्चर। बट जब आप देखते हैं तो दे आर वेरी गुड इन पाकिस्तानी, पूरी की पूरी सोसाइटी की ट्रेनिंग आपके पास इकट्ठे रहने के अंदर, कोलेक्टिविज्म के ऊपर है। बचपन से पेरेंट्स हमें पालते हैं, साथ रखते हैं, शादियां भी करते हैं, बहन भाई भी सारे इकट्ठे रहते हैं, हम लोग गपशप भी करते हैं, होटलों पे भी जाते हैं, इवन कोई बिजनेस, ये सारी चीजें भी करने इकट्ठे आते हैं। लेकिन जब काम करने की बारी आती है हम लोग काम नहीं करते। तो प्रॉब्लम तो है, वो हम हर किसी को पता है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन की बात कर ले। देखिए, हमें टीम का कॉन्सेप्ट जो है ना वो अंडरस्टैंड करना है। टीम इज TEAM। जब भी हम टीम में काम, पाकिस्तान में मैंने देखा है, जब नॉर्मली लोग देते हैं ना तो वो काम बताते हैं और कहते हैं अब आप लोगों ने ये करना है। टीम को बुलाएंगे, खासतौर पर स्टार्टअप, कहेंगे आप ये लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, और ये काम है, अब आप लोगों ने करना है। कुछ समझ आ गई है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं प्रॉब्लम। नहीं, अगर आप ये करेंगे, सारी जिंदगी करेंगे, एक दफा करेंगे, यू विल पे द कॉस्ट ऑफ। आपने प्लान करना है, प्लान करने के बाद हर इंडिविजुअल को एक टास्क देना है, उसके ऊपर उसको अकाउंटेबल ठहराना है। सो एक को आपने कहना है तुमने T पे काम करना है, एक को कहना है आपने E पे काम करना है, एक को कहना है आपने A पे काम करना है, एक को कहना है M पे काम करना है। अब अगर बाकियों ने जो है वो काम नहीं किया लेकिन ई ने काम किया, आप कहेंगे ठीक है, ई ई की डिलीवरी हो गई है, TAOM की नहीं हुई। आप उसी को उसके मुताबिक अप्रिशिएट करेंगे, बाकी तमाम को पनिश करेंगे। लेकिन हमारे क्योंकि काम इकट्ठा ही होता है और हम आसानी से लोगों को कह देते हैं, जो भी बॉस भी होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, ऑन्टरप्रेन्योर होते हैं, को फाउंडर्स होते हैं, दैट इज अ माइंड सेट कि हम लोग जो है ना कलेक्टिवली लोगों को बताते हैं, और हम कहते हैं कि तुम लोगों ने लेके आना है, और कलेक्टिव एवेल्यूशन कर रहे होते हैं। तो उसमें आपकी वो कैरेट एंड स्टिक वाला मॉडल जो आपका पास है, पनिश एंड रिवॉर्ड वाला जो मॉडल है, वो अप्लाई नहीं होता, और जब भी वो नहीं अप्लाई होगा आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन करेगी, और आप अकाउंटेबल नहीं हो। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर एक सोसाइटी में कलेक्टिविज्म है, लेकिन हम लोग टीम्स में अच्छे नहीं। वाहिद हल जो है वो इसका ये है कि आप सिस्टम सेंट्रिक हों, और कोई भी एक काम दो बंदों को कभी भी रिस्पॉन्सिबल ना ठहराए। हमेशा पाकिस्तानी कल्चर में तो खासतौर पे, अदरवाइज ग्लोबली भी, कोई भी एक काम आपका जिंदगी में नहीं होना चाहिए जो आप दो बंदों को कहेंगे तुम दोनों ने ये काम करना। आपको पता होना चाहिए वो एक भी काम है उसको ब्रेक करेंगे, ये तुम्हारा टारगेट है, ये तुम्हारा टारगेट है, ये तुम्हारा डाटा, ये तुम्हारा टारगेट है, ये तुम्हारा एरिया, ये तुम्हारा एरिया। सो कभी भी अगर जिंदगी में आपने एक काम जो है वो दो बंदों को दिया, तो आप भूल जाएं कि वो काम जो है अच्छा हो जाएगा। आपकी कोई बहुत ही लक हुई तो वो हो जाएगा, बट वो वाली चीज जो है वो प्रैक्टिकली अगर आप देखें एट लार्ज, जो बिजनेस मॉडल के तौर पर वो कभी भी जो है सक्सेसफुल नहीं है। दूसरा, जब भी आपने फीडबैक लेना है तो कलेक्टिव फीडबैक लेना है, और जब भी आपने फीडबैक देना है तो कलेक्टिव फीडबैक देना है। तो अक्सर पाकिस्तान में ये जो गॉसिप कल्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा अहम काम ना पाकिस्तान में हर किसी का काम होता है, जबकि असल में पाकिस्तान में आपके बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है ना अपना काम हो। तो अगर मैं नैब कासिद भी हूँ ना तो मेरा काम सबसे अहम होगा, मैं CEO हूँ तो मेरा काम अहम होगा, अगर मैं एक इंटर्न हूँ तो मेरा काम सबसे अहम है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी क्या कर रहे हैं, मुझे क्या मिला है वो मैंने किया नहीं किया, मेरा काम सबसे अहम होता है। एंड देन ग्लोबली कल्चर इज डिजाइन के एक बंदे को हायर किया है तो उसके लिए उसका काम सबसे अहम होता है। पाकिस्तान में हमने चाय पीनी है, गॉसिप करनी है, गपशप देखनी है, ये देखते हैं कि जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिकॉज द कल्चर इज ट्रेन्ड लाइक दिस। सो हर बंदा जब देता है ना तो फीडबैक वो अपने काम का नहीं देता, वो कहता है अच्छा वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, उसने ऐसा कर दिया, ये हो गया वो हो गया, जिसकी वजह से शायद ना हो। तो फिर आप सुनते हैं, अनकॉन्शियसली आपका माइंड जो है ना ट्रेंड हो जाता है। फिर दूसरा बंदा आएगा वो भी ये वाली बात करेगा, बिकॉज उसने भी पोजीशनिंग करनी। सो जब भी कोई भी फीडबैक हो या कभी भी बुलाना हो, कोई भी बंदा वफादा। कोई बात करे, आप कोलेक्टिवली आके सबको बिठाएं और आप कहें अब बात करें।
और आप देखेंगे लोगों की बातें खत्म हो जाएंगी। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन किसी भी हवाले से अगर आप पूछना चाहें तो यू मे आस्क। हाँ, अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके प्लीज सवाल जो भी है वो पूछना, और अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम सेशन एंड करने की तरफ चलते हैं, क्योंकि डॉक्टर गुलफाम की मुझसे कॉल्स आ रही हैं, उनको भी जो है कॉल बैक करनी है सबको है। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल चलता रहता है, लेकिन आई एम ऑल अवेलेबल टिल द चलो, टाइम मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं है। देयर थैंक इज यू वेरी नॉट। मच सर, जज़ाकल्लाह फॉर जॉइनिंग अस। और इंशाल्लाह फिर हम कोशिश करेंगे कि ऑन साइट भी आपको कोई सेशन प्लान करें, ताकि स्टार्टअप इंटरेक्ट भी करें। अभी ज़्यादा ऑनलाइन में थोड़ी ये दोस्तों से इंटरेक्शन बहुत कम होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे श्योर एनी टाइम। ठीक है, बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच सर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। अल्लाह हाफिज।